सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जेन टू ऑल ऑफ यू। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ नीट फिजिक्स का हम टॉपिक ले रहे हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है। आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं इंडिपेंडेंटली। इस चैप्टर के खत्म होने तक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नीट फिजिक्स का सिलेबस क्या आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैंने अपने हिसाब से टुकड़ों में तोड़ा ताकि मैं उसको लेक्चर का फ्लो वैसा रहे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे रहते हैं बच्चों जो कि सिलेबस में दिए नहीं रहते, लेकिन वो हिडन रहते हैं, वो भी आ रहे होते हैं, क्योंकि इनको समझने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आने चाहिए समझ में। मैं स्टार्ट करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन के साथ। मैं फोटोन का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को समझाऊंगा, फ्रीक्वेंसी समझाऊंगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, उसके मोड क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशंस क्या होती है। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिफरेंट ग्राफ्स की जो फोटो करंट होता है वो इंटेंसिटी के साथ, पोटेंशियल के साथ या फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे रिलेट करता है। और फाइनली मैं आपको सारे के सारे ग्राफ जो इससे बनते हैं वो आपको लेकर के दिखाऊंगा इस चैप्टर में, जितना भी ये लेक्चर होने वाला है। एक एक बात बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ज्यादा मजा इसमें आने वाला है, इसलिए बहुत तरीके से अपनी कॉपी किताब लेकर के आप बैठो। नोट करने की जल्दीबाजी मत करना, समझने के उसमें रहना, समझ के फाइनली से नोट करना, ताकि लेक्चर आपको। अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं अपने, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट से हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला खूबसूरत सा टॉपिक है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है लाइट की, इसे हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब समझना जरा बच्चों, इंटेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला हो गया कि एनर्जी डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यानी कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से किसी यूनिट सेकंड में कितनी एनर्जी रिलीज, कितनी एनर्जी पड़ रही है किसी सरफेस पर, उसी को हम इंटेंसिटी कहते हैं। आप इसे समझते हैं बहुत प्यार से, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला, ठीक है। आ जाओ इधर। जब हम फोटोन के पीछे बात कर रहे थे, जब हम बेटे फोटोन के पीछे बात कर रहे थे, तो फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, पीछे लिखा था एच न्यू। इसको ऐसे समझाया गया कि जो फोटोन होता है उसकी एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यू के। न्यू कुछ और नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, यानी कि जो वो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि जो आपने फोटोन फेंका, वो लाल कलर का पानी उसके अंदर भरा था, उस बैलून के अंदर किसी बैलून के अंदर येलो कलर का पानी भरा था, किसी के अंदर ग्रीन कलर का पानी भरा था, यानी कि उस पानी से जब वो फटेगा तो उसी से हम समझ पाएंगे उस कलर को देख करके किसकी एनर्जी ज्यादा है। और उस कलर का वो कलर सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर होता है फ्रीक्वेंसी का। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि एनर्जी जो होती है, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाएं तो एच यहां पर आएगा, एच न्यू। एच को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 6.64 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड होती है, जो कि याद करने की जरूरत नहीं है, डेटा गिवन होता है। बस मुझे बताना जरूरी था कि E इज इक्वल टू एच न्यू यहां से निकला, जहां पर एच प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है। बेटे इस चीज को देख करके हमें क्या समझ में आता है, हमें समझ में आता है कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, यानी कि जो एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन है, अब ध्यान से पढ़ते हुए चलना, एनर्जी ऑफ जो फोटोन है वो कितनी होती है, वो होती है सर एच न्यू के बराबर। जहां पर न्यू कौन होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, यानी कि कलर क्या है, फोटोन किस कलर का फोटोन है, कलर से आप बेसिकली से समझ सकते हो, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी से ही उसकी एनर्जी डिफाइन होती है। यानी एक ही पैरामीटर है एनर्जी को डिफाइन करने का कि कौन सा फोटोन ज्यादा एनर्जेटिक है, ये वाला कि ये वाला, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो फोटोन ज्यादा एनर्जेटिक होगा। कुल मिलाकर बात ये समझ में आती है। अब सर हमें कैसे पता होगा कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किसकी कम होती है, यह हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से हल्का सा इसका आइडिया लग सकता है। जैसे ज्यादा ना करके मैं सिर्फ विबग्योर को कंसिडर अगर कर लूं, विबग्योर को बेटे अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि आगे की तरफ चलने पर वेवलेंथ जो होती है वो इंक्रीज करती है, और हम जानते हैं कि यहां पीछे की तरफ आने पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज करती है। यानी कि और बाकी हम ये भी जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में, यानी कि न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, मेरा लैम्डा थोड़ा उल्टा टाइप का बनता है, आप समझ लेना जरा सही करके, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में उल्टा रिलेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की टाइम पे, क्योंकि उसकी स्पीड सी के बराबर होती है, तो सी तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट की स्पीड से मूव करते हैं। तो इसका मतलब न्यू और लैम्डा के बीच में, नहीं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में उल्टा रिलेशन होता है, यानी अगर आगे जाने पर वेवलेंथ बढ़ रही है तो आगे जाने पर फ्रीक्वेंसी घट रही होगी, ऐसे करके अगर पीछे आने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ घट रही होगी। बस ये सिंपल सा मतलब है इसका। अब इससे आपको क्या पता चला कि रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, जबकि ब्लू कलर की लाइट की या वॉयलेट कलर की जो लाइट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। अब अगर मैं आपको यहां पर बात बताऊं, मैं आपको बोलूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू कलर, अगर फॉर एग्जांपल ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मैं रेड कलर को यहां पर कंसीडर करूं, तो फ्रीक्वेंसी ब्लू कलर की ज्यादा होती है, क्योंकि इससे आप देख सकते हो कि पीछे की तरफ आने पर जो पीछे की तरफ है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जो उधर की तरफ है उनकी कम है। तो फ्रीक्वेंसी आपको देखेगा ब्लू और रेड में अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ब्लू की ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं एच से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि एच एक पॉजिटिव नंबर है, मैंने आपको उसकी वैल्यू भी इवन बताई, तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे। तो ये चीज अब एनर्जी ऑफ ब्लू फोटोन और
ये वाली बेटे क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ रेड फोटोन। तो यहां से मैं तुरंत क्या समझ में आएगा कि हमें क्योंकि पता था कि ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है रेड कलर की फ्रीक्वेंसी से, इसीलिए हमने तुरंत यहां से कंक्लूड कर दिया कि ब्लू कलर के फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी रेड कलर के फोटोन की एनर्जी से। यानी दो फोटॉन्स आ रहे हैं, एक ब्लू कलर का एक रेड कलर का, तो मोर एनर्जेटिक ये ब्लू कलर वाला फोटोन होगा। ये हमें फिलहाल से समझ में आया। थोड़ा सा याद करने के पर्पस से मैं आपको हल्का समझाता हूं। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, जैसे डेविल्स है, डिमन है कोई, और मतलब राक्षस है, और इस तरफ भगवान है हमारे। तो अब हमारे जो लॉर्ड्स होते हैं, देखो ना कितने साइंटिफिकली सोचा गया होगा, मतलब सोचते भी कैसे रखा गया होगा। तो सिंबॉलिक वे में कैसे दिखाया जाता है, भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु का जो कलर दिखाया जाता है ब्लू कलर दिखाया जाता है, अगर आपने कभी देखा होगा। और जबकि जो डिमन्स होते हैं, जो डेविल्स होते हैं, उनका कलर ऑलमोस्ट हम रेड टाइप का ले लेते हैं। तो आप खुद सोचो कि कौन ज्यादा ताकतवर होता है, ब्लू कलर ताकतवर होता है, यानी कि लॉर्ड विष्णु ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए आप समझ पा रहे हो कि ब्लू कलर की एनर्जी ज्यादा होती है। तो आपको ये याद भी रह सकता है आसानी से। तभी तो आसमान बच्चों नीला होता है, सागर नीला होता है, नीला शाश्वतता का प्रतीक होता है। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमें समझ में आ गया कि नीले कलर के फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अब हम आते हैं अपने मुद्दे की बात पर। हमें वो समझ में आ गया, और टॉपिक फोटोन की एनर्जी से रिलेटेड हमें टर्म समझ में आ गए। अब हम आते हैं आगे की तरफ। इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा सर? हमारे पास इंटेंसिटी का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास ये कोई लाइट सोर्स है, ये एक लाइट सोर्स है, हमने से हैंग किया हुआ, कहीं पे ये हैंग किया हुआ, और यहाँ पर नीचे पे बेटे टेबल पड़ा हुआ है, यहाँ पे नीचे पे कहीं पे टेबल हमने रखा हुआ, इस तरीके से ये टेबल रखा हुआ है। ऊपर से लाइट है, लाइट सोर्स से लाइट हमारी निकलेगी, और ये लाइट यहाँ पर पड़ रही है कुछ इस तरीके से। आप समझो, मुझे ऐसा करना चाहिए कि जैसे यहाँ पर कहीं पर लाइट पड़ रही है इस तरीके से, इस रीजन को पूरा का पूरा इल्यूमिनेट कर रही है लाइट। ये जो रीजन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा रीजन इल्यूमिनेट हो रहा है इस लाइट के कारण। तो एक बात आपको शायद ये समझ में आ चुकी होगी, ये रीजन इल्यूमिनेट हो रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ कि सर इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। तो इंटेंसिटी हमें समझ में आ रही है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया से। यानी कि अगर हम इसे समझने की कोशिश करें कि अगर हम बोलें कि ये जो लाइट है, इसके फोटॉन्स इससे निकल रहे होंगे, फोटॉन्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैकेट्स की हम बात करना चाह रहे हैं, एनर्जी के पैकेट्स की हम बात करना चाह रहे हैं, वो निकल रहे होंगे, और वो जब सरफेस से टकरा रहे हैं तो वहीं पर इल्यूमिनेशन हो रहा है, ऐसा हम समझ पा रहे हैं। अब एक फोटॉन की अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो मैंने देखा कि एक फोटॉन की एनर्जी h इंटू न्यू होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये ब्लू कलर का बल्ब है, यानी कि ब्लू कलर की लाइट इससे निकल रही है, तो जितने पार्टिकल्स या जितने फोटॉन्स होंगे वो सबके सब ब्लू कलर के फोटॉन्स है। तो अगर एक यानी कहने का कुल मिला के मतलब कितना है कि अगर आपने सोर्स ये लिया है ब्लू कलर की लाइट, तो इसका एक ही मतलब है कि आपने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? फ्रीक्वेंसी को आपने अगर कांस्टेंट कर दिया तो क्या, अगर यहां पे 100 फोटॉन्स है तो पहले फोटोन और 20वें फोटोन में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? दोनों की सेम होगी, क्योंकि जितने भी फोटॉन्स यहां पर हैं सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, क्योंकि सब कलर सेम है, सेम कलर की लाइट है, और सबकी फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो सबकी एनर्जी भी बेटे क्या होगी? सेम होगी। तो हमें समझ में आया कि कोई भी फोटोन अगर आप उठाओगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, जिसके कारण उस फोटोन की एनर्जी सेम होगी। यानी कि सारे के सारे फोटोन सेम एनर्जी लेवल पे है, सबकी एनर्जी सेम टू सेम है। मान लेते हैं बेटे यहां पर कि ये जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है, इनकी जो काउंटिंग है वो n नंबर ऑफ फोटॉन्स यहां पर मौजूद है, n नंबर ऑफ फोटॉन्स यहां पे मौजूद है। अब एक फोटॉन की एनर्जी अगर h न्यू है तो दो फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी? 2h न्यू। तीन फोटॉन की कितनी होगी? 3h न्यू। 4 फोटॉन्स की कितनी होगी? 4h न्यू। 5 फोटॉन्स की कितनी होगी? 5h न्यू। मुझे रुक जाओ, मैंने चेक करने दो, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी भी कि नहीं करी? हाँ करिए। 6 फोटॉन की कितनी होगी? 6h न्यू। और 7 फोटॉन्स की कितनी होगी? 7h न्यू। और 8 फोटॉन्स की कितनी होगी? 8h न्यू। अगर मैं बात कर रहा हूं n फोटॉन्स है तो इनकी एनर्जी कितनी होगी? nh न्यू। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि अगर मुझे एनर्जी निकालनी है तो मुझे कहना चाहिए nh न्यू, यानी कि n फोटॉन की एनर्जी nh न्यू। मैं पता करना चाह रहा हूं असल में इंटेंसिटी इस लाइट की कितनी है, उसके लिए मैं पता कर रहा हूं कि सरफेस पर कितनी एनर्जी फॉल हो रही है। तो वही एनर्जी फॉल मैंने निकाला कि एक फोटॉन से अगर h न्यू एनर्जी मिलती है तो n फोटॉन से nh न्यू एनर्जी, तो इतनी एनर्जी फॉल कर रही है सरफेस पे पर यूनिट टाइम, यानी कि t सेकंड में अगर घटना घट रही है। और मान लेते हैं ये a एरिया को इलिमिनेट करिए जितना एरिया उसका रहा होगा, यानी एरिया यहां पर कंसीडर किया जाएगा इसी लाइट सोर्स का। तो कहने का मतलब हम ये समझ सकते हैं, मतलब जहां पर वो पड़ रही है बेसिकली उसका। तो इंटेंसिटी हमारे पास निकल के आ गई nh न्यू अपॉन t इंटू a। इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आ रखा। अब यहां से कुछ चीजें समझते हैं जिससे हमें थोड़ा हल्का हल्का सा फील आने लग जाए। बेटे समझना, जैसे ये बल्ब है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्यूब लाइट लगी हुई है। अब ये ट्यूब लाइट इस कमरे में अगर लगी हुई है तो एक अच्छे खासे लेवल का यहाँ पर उजाला हो पा रहा है, लेकिन इसी ट्यूब लाइट को उठा करके आप रख दो एक क्रिकेट के स्टेडियम में और वहां पे सारी लाइट्स बंद कर दो, सिर्फ मेरी वाली ट्यूब लाइट को ले जाकर वहां पे रखो, क्या क्रिकेट का मैच हो पाएगा? क्या वहां पर लाइट दिख पाएगी? लोगों को लगेगा भी नहीं कि कुछ जला हुआ, लोगों को लगेगा दिया जैसा कुछ हल्का सा जला दिया। ये लगभग वैसी ही बात है। दिया भी अच्छा एग्जांपल है। अगर एक छोटा सा कमरा हो, बहुत छोटा सा एक कमरा हो, और वहां पे आपने दिया जला दिया, दिए का उजाला ही सफिशिएंट होगा, लेकिन आपने दिए को खुले आकाश के नीचे रख दिया तो वो दिए का उजाला ना के बराबर होगा। अब ये हो क्या रहा है? इसकी इंटेंसिटी घट रही है, बढ़ रही है, क्या क्या हो रहा है ये? क्योंकि सोर्स तो वही है, हम उसकी लाइट पे तो कोई असर नहीं डाल ले, जितनी अभी जल रही है ट्यूबलाइट उतनी ही स्टेडियम में भी जल रही है। तो फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है बेटे इस एरिया का। यानी कि ये आप समझो कि जो आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे थे दोनों ही केस में सेम निकल रहे होंगे,
लेकिन दिक्कत ये हो गई कि एरिया इस समय आपका फैल गया, जितना ज़्यादा आपका एरिया होगा इंटेंसिटी आपकी उतनी कम हो जाएगी, जितना ज़्यादा आपका एरिया होगा इंटेंसिटी आपकी उतनी कम हो जाएगी। तो क्रिकेट के स्टेडियम में लगभग यही वाले केस हो रहा है। तो आपको एक बात यहाँ पर समझ में आ गई कि इंटेंसिटी बराबर NH नहीं होगा। अब दूसरी बात, क्या इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है? आपकी आंखों के सामने दिख रहा है कि हाँ करती है, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। लेकिन समझो फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाओगे आप, यानी कि सोचो कि ये अभी ब्लू कलर की लाइट थी, या इवन मैं इसको ब्लू ना लेकर के रेड बोल देता हूं, और मैं एक दूसरा केस लेता हूं बेटे जहां पर मैं ब्लू कलर की लाइट को ले लेता हूं। अब सोचो मैंने यहां पर ब्लू कलर की लाइट को ले लिया, ब्लू कलर की लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर है किससे? रेड कलर की लाइट से। इतना ही होता है, हमने बगल में देखा। तो इसके जो फोटॉन्स होंगे वो मोर एनर्जेटिक होंगे, यानी कि इसका फोटोन जो होगा वो रेड वाला होगा, और इसका फोटोन बेटे जो होगा वो होगा कैसा वाला? ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी रखता होगा। और हम समझ पा रहे हैं कि ये ज्यादा एनर्जेटिक होगा, यानी कि ब्लू कलर वाला, जो ब्लू कलर से जो निकली हुई एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, जबकि रेड कलर से निकली हुई एनर्जी कंपैरेटिवली कम होगी। तो आप खुद समझ सकते हो कि एक एनर्जी, अगर एक यहां पर एक फोटोन को पकड़ें तो उसकी एनर्जी कितनी निकल रही होगी। अगर मान लिया एक फोटोन की एनर्जी यहां पर इस केस में 1 यूनिट है, तो यहां पर 2 यूनिट टाइप की होगी, यानी ज्यादा होगी इससे कुछ। तो अगर यहां पर 50 थे फोटॉन्स तो 50 यूनिट एनर्जी निकली, लेकिन यहां 50 फोटोन के लिए 100 यूनिट एनर्जी निकल गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेट नहीं करते इंटेंसिटी, लेकिन एक लेवल पे करती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं क्यों करती है, समझो। अगर यहां पर हमारे पास 50 फोटॉन्स थे और हमने इसका लाइट बदल दी, लाइट का कलर बदल दिया और कलर कर दिया ब्लू, और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स को सेम ही रखा हुआ है, यानी अगर n हमारा सेम ही है लेकिन ये पीछे वाला न्यू बढ़ गया, तो हमारा इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, नो डाउट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इंटेंसिटी कांस्टेंट रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो तो उसी रेशियो में आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स को कम कर देना होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर किसी केस में मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स हो जाती है, तो आप उसी रेशियो में n को, यानी कि नंबर ऑफ उसके जो फोटॉन्स है उसको कम कर दो, 2 टाइम्स कर दो, तो ये वापस से रिजल्ट वही आ जाएगा जैसा पहले था। आई होप आप मेरी बात को थोड़ा समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर इंटेंसिटी बढ़ेगी तब अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट हैं तो। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे हो और उसी रेशियो में नंबर ऑफ फोटॉन्स को कम कर दे रहे हो तो इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ये फॉर्मूला साफ साफ यहां पर बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक नया वर्ड है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको यहां पर डिस्कस कर ही दिया। फ्रीक्वेंसी का सीधा सा मतलब, अच्छा एक बात और, जब मैं इंटेंसिटी की बात करूंगा तो इंटेंसिटी बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में सिर्फ मुझे बात कर रही होगी। यानी अगर मैं जब भी आपसे कहूंगा कि मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो आप समझोगे कि मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर दिया। जैसे इस केस में मैं बल्ब लेके बैठ रखा, मैंने कहा मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं सिंपल सा जो मैं मेन काम करूंगा, जो इन जनरल समझा जाएगा इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब, वो ये होने वाला है कि मैंने इसके नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा दिया, मैंने इसके रेगुलेटर को घुमाया, अब फोटॉन्स ज्यादा इमिट होने लग गए, लाइट ब्राइटर हो गई। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो जब हम देखते हैं कि जैसे होता नहीं कि आपके पास कुछ सुविधा है कि लाइट डिम है, आप डिम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। तो जब आप डिम और ज्यादा कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे, आप नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट सेकंड में जो इमिट हो रहे हैं उनके काउंटिंग को बढ़ा या घटा दे रहे होते हो। अगर बढ़ा दे रहे हो तो ब्राइटनेस बढ़ जा रही है, अगर घटा दे रहे हो तो ब्राइटनेस कम हो जा रही है। यही तरीका है। तो जब भी मैं कहूंगा कि इंटेंसिटी बढ़ रही है तो मैं समझूंगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, मैं कहूंगा इंटेंसिटी घट रही है तो मैं समझूंगा नंबर ऑफ फोटॉन्स घट रहे हैं। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब मैं ये नहीं समझूंगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इससे नहीं समझूंगा ये, क्योंकि ये यूजुअल नहीं है। यूजुअल जो चीज है वो यही है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने पर इंटेंसिटी सीधे सीधे बढ़ जाएगी, ठीक है। हाँ, फिर से मैं बोलना चाहूंगा इस पर क्योंकि कंफ्यूजन रहता है। नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ने से इंटेंसिटी डैम श्योर बढ़ेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ भी सकती है और नहीं भी। पूछो क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर अगर आपने n को कांस्टेंट रखा तब तो बढ़ेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर अगर आपने n को भी चेंज कर दिया तो नहीं बढ़ेगी। और दूसरी बात, इंटेंसिटी फिर एरिया पर भी डिपेंड करती है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने बोला कि इंटेंसिटी से सीधा समझ में आता है नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में, फ्रीक्वेंसी से सीधे कलर ऑफ लाइट के बारे में समझ में आता है। यानी कि आप कलर देखकर सीधे बताओगे कि कौन ज्यादा एनर्जेटिक है। यानी कि अगर आपको रेड मिलेगा, आपको ब्लू मिलेगा, आप तुरंत कहोगे कि ब्लू कलर वाला फोटॉन ज्यादा एनर्जेटिक है। आपको ब्लू मिलेगा, येलो मिलेगा, आप बोलोगे ब्लू वाला ज्यादा एनर्जेटिक है। आपको येलो मिलेगा, रेड मिलेगा, बोलोगे येलो वाला ज्यादा एनर्जेटिक फोटॉन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उस विबग्योर के पैटर्न से समझ सकते हो। इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा का सिर्फ मतलब इतना है कि हम कलर देख करके आइडिया लगा सकते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। व्हाट डू वी मीन बाय वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन? बच्चे, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल हम सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम 11 और ये 23 होता है मास नंबर। यानी कि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो 281 हमारे पास निकल के आता है। हम बोलते हैं कि ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये हमारे पास तीसरा शेल है। इस तीसरे शेल में बेटे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन। इस एक इलेक्ट्रॉन को ही हम एक जो नाम दे रहे हैं वो दे रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि जो वैलेंसी बनाने के काम आता है, यानी कि कुल मिलाकर ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो कि ज्यादा से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही सारे काम करता है, उसी को हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कह रहे होते हैं। ठीक है, इसकी खास बात क्या है कि ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है। अभी आप जब एटम्स का चैप्टर पढ़ोगे तो आप जानोगे कि ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है, यानी सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी है इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। और दूसरा, ये कंपैरेटिवली लूजली बाउंड होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ जा रहा है तो इसलिए लूजली बाउंड होगा न्यूक्लियस के साथ, यानी कुछ एनर्जी देने पर इसे इजेक्ट करवाया जा सकता होगा। ठीक है, तो एक बात हमें इस वैलेंस शेल से समझ में आई। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता होगा? अब देखो, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास बाहर निकलने के लिए निकलना ही चाहता है। मतलब ये समझो कि एक ऐसा आम है जो बस पक चुका है, थोड़ा सा गिरने वाला, अगर हल्का सा हिला दिया जाए तो ये उसी तरह की चीज है। अगर हम इसे किसी भी तरीके से थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड कर दे जितनी रिक्वायर्ड होगी तो ये फ्री बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस से बाहर निकल जाएगा और हम इसे कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब ऐसा कैसे होता होगा मैं आपको बताता हूं। इस केस में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन आप निकालते हो कि मौजूद होते हैं नेचर में फ्री के मौजूद होते हैं? कैसे? जब आप किसी भी मेटल की बच्चे बात करते हो, जैसे आप किसी मेटल की बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया मेटल को, मैंने सोडियम का मेटल ले लिया, मैंने बोला कि मैंने सोडियम को कंसिडर कर दिया फॉर एग्जाम्पल के, ठीक है। अब इस सोडियम को मैंने ला करके यहां रखा हुआ, या सोडियम या कुछ भी रख लो, सोडियम रख लो, कॉपर रख लो, जिंक रख लो, फेरिक रख लो, कुछ भी मेटल को आपने ला करके रूम टेम्परेचर पे लाकर छोड़ा हुआ। जब आप रूम टेम्परेचर पे लाकर इसे रखते हो तो रूम टेम्परेचर 37 डिग्री के करीब करीब होता है। तो इसमें होता क्या होगा कि रूम टेम्परेचर में जब भी आप किसी मेटल को ला करके रखते हो, हम देखते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा, और बहुत हाई ऑर्डर में होता है, 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 29, बहुत हाई अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इक्के दुक्के नहीं, पता नहीं कितने, आप गिनती भी नहीं कर पाओगे इतने। अब हुआ क्या होगा? हुआ ये होता होगा कि जो भी हमारा सैंपल है, जैसे हमारा सोडियम का सैंपल है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर अलग अलग एटम्स थे, एटम्स के पास अपने अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। जैसे ही आपने इसे रूम के टेम्परेचर पे रखा, जब आप इसे रूम टेम्परेचर पे रखते हो तो रूम टेम्परेचर इतना सफिशिएंट होता है कि उससे मिलने वाली उस टेम्परेचर के इक्विवेलेंट जो हीट एनर्जी होती है, वो हीट एनर्जी इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके बाहर निकाल देती है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रूम टेम्परेचर के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है उस टेम्परेचर के कोरिस्पॉन्डिंग कि उतनी ही एनर्जी चाहिए थी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए, तो ये बाहर आ जाता है। अब हमें शायद यकीन ना आ रहा हो कि रूम टेम्परेचर के बाद एनर्जी कैसे हो गई, लेकिन होती है। जैसे एक बर्फ को लाकर रख दो बाहर पे, जब आप बर्फ को लाकर के गर्मियों में बाहर रख दोगे ऐसे रूम टेम्परेचर में लाके, थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि बर्फ पिघलते पिघलते पिघल ही जाती है और बर्फ पूरा पानी बन जाती है। अब सोचो कि बर्फ पानी कैसे बन गई? हीट मिली उसे, किसने दी? हीट। रूम टेम्परेचर के इक्विवेलेंट या रूम टेम्परेचर के कोरिस्पॉन्डिंग जो हीट एनर्जी थी उसने उस बर्फ को मेल्ट कराया, यानी उसको पानी बना दिया। तो ऐसे ही वो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल करके फ्री इलेक्ट्रॉन बना देती है। कौन? रूम टेम्परेचर के कोरिस्पॉन्डिंग हीट एनर्जी। इसीलिए हम किसे कहते हैं? हम कंडक्टर किसे कहते हैं? हम कंडक्टर उसे कहते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन कब मौजूद होंगे? जब हम उसे रूम टेम्परेचर पर रखते हैं किसी भी मेटल को, क्योंकि हम सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे ही करते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो हम देखते हैं कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। असल में आप ये भी समझ सकते हो कि अगर हम रूम के टेम्परेचर को कम 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 करते रहे ना, अगर हम पीछे को आते रहे तो कंडक्टर अब नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव भी कर सकता है एक आइडियल केस में, अगर आप टेम्परेचर को बिल्कुल कम कर दोगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है बच्चों अगला टॉपिक, इलेक्ट्रॉन इमिशन। हमने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है जो कि बाउंडेड होता है न्यूक्लियस के साथ, लेकिन लूजली बाउंड होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन हमने देखा कि इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी मिल जाए, हीट एनर्जी के तौर पे मिल जाए रूम टेम्परेचर के बराबर, उससे इजेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो सारे मेटल्स में या सारे कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते ही हैं। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन इमिशन की। अब ये इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या है? क्या ये इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुआ वैलेंस सेल से वो वाला है? नहीं, वो वाला नहीं है। समझना मेरी बात। यहां पर आपने देखा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था बेटे, इस वाले को मैंने नाम दिया वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो यहां पर मूव कर रहा है, एक केस। उसके बाद मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर रहा था, मतलब यहां से इजेक्ट आउट होकर के बाहर आ गया। अभी इसका नाम होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन किससे फ्री होने के कारण कहलाया? अपने न्यूक्लियस के इफेक्ट से फ्री हो गया। लेकिन अब एक केस होगा कि ये हमारे पास पूरा का पूरा सैंपल था, जैसे सोडियम या कॉपर या किसी भी चीज का, जिसके अंदर ये सारे के सारे एटम्स मौजूद थे जिनको हम अभी स्टडी कर रहे थे बगल में। अब इन एटम से यहां पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकले, कुछ नहीं बहुत सारे निकले। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले हुए मंडरा रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन निकल तो गए, न्यूक्लियस से तो बाहर हो गए, लेकिन ये अभी हैं सैंपल के अंदर। सैंपल के अंदर यानी कि मेटल के अंदर, ये मेटल के सरफेस से बाहर नहीं निकले। आप मेरी बात समझ लो, यानी मेटल से बाहर नहीं निकले। अगर किसी तरीके से ये मेटल से बाहर निकल जाए,
यानी कि किसी तरीके से ये इस मेटल से, मेटल के सरफेस से, यानी सरफेस ऑफ मेटल से अगर ये किसी टेक्निक से बाहर निकल के यहां पहुंच जाए तो बेटे हम तब कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, इमिशन हो गया। तो आप एक बात क्या समझ पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन इमिशन जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो इसके लिए नहीं किया जा रहा फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, वो यूज किया जा रहा है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं वो इजेक्ट आउट हो जा रहे हैं, मेटल सरफेस से बाहर आ जा रहे हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉन इमिशन कह रहे हैं। तो what do we mean by electron emission? It is nothing but the ejection of electron from the surface of metal. मेटल सरफेस से बाहर निकलने को हम क्या कह रहे हैं कि ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन इमिशन के मोड क्या क्या हो सकते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। एक मिनट बेटे, इलेक्ट्रॉन इमिशन के ना मोड क्या हो सकते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दोस। कुछ टेक्निक्स ऐसी मौजूद है हमारे पास जिसका इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करवा सकते हैं। देखिएगा क्या है वो टेक्निक्स, मैं बताता हूं। इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए हम कुछ 4 टेक्निक का इस्तेमाल लगभग जानते हैं करना, उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली जो टेक्निक है वो है थर्मियोनिक इमिशन, यानी कि थर्मियोनिक इमिशन, ये एक सबसे मतलब मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है थर्मियोनिक इमिशन। उसके बाद हम कह सकते हैं फील्ड इमिशन भी एक टेक्निक हो सकती है, फील्ड इमिशन। और बेटे उसके बाद एक टेक्निक हो सकती है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी इमिशन, सेकेंडरी इमिशन। और उसके बाद एक टेक्निक फाइनली हम ले सकते हैं यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जिस पर हमारा चैप्टर ही बेस्ड है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्या ये समझ में आ पा रहा है आपको? अब इन 4 टेक्निकों के थ्रू हम इस चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक इमिशन या थर्मियोनिक। थर्मियोनिक इमिशन मतलब कि ड्यू टू द टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर, यानी हम एक हाई टेम्परेचर दे देंगे अपने मेटल सरफेस को, यानी कि जो हमारा मेटल है उसको किसी हाई टेम्परेचर में रख देंगे, यानी कि जिस जगह पर उसको एक ऐसे चैम्बर के अंदर डाल देंगे जहां पे बहुत हाई टेम्परेचर होगा। बहुत हाई टेम्परेचर के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते क्यों नहीं है, पहले ये तो पता कर ले। ये इलेक्ट्रॉन जब यहां तक निकल गया तो सरफेस से बाहर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही सरफेस से बाहर आ रहा होता है तो ये मेटल सरफेस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि एक पॉजिटिव बैरियर यहां पर बन जाता है एक तरह से, और वो पॉजिटिव बैरियर इस इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही जाने की कोशिश कर रहा होता है उससे पहले वो बाहर खींच जाता है, यानी कि उसके बाहर जाने से इस पे पॉजिटिव नेचर आ रहा है मेटल सरफेस पे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन उसको खींच दे रहा है और वो जाने वाला इलेक्ट्रॉन उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहा उस पॉजिटिव बैरियर को। इसीलिए हम जब एनर्जी देते हैं तो हम हीट एनर्जी की फॉर्म में इतनी एनर्जी इसको प्रोवाइड कर दे रहे हैं कि भले ही अब वो पॉजिटिव बैरियर वहां मौजूद रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होगी कि ये पॉजिटिव बैरियर उसे खींच नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन आजाद हो जाएगा। ये छोटी सी बात है। तो थर्मियोनिक इमिशन में हम टेम्परेचर देते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर देते हैं। फील्ड इमिशन में हम क्या करते हैं, सोचे फील्ड इमिशन में हम क्या करते होंगे, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट के बीच में हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। हम जानते हैं कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के करीब के इक्वल, यानी कि क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हम 2 प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करवा सकते हैं। हमने कैपेसिटर वगैरह में पढ़ा हुआ आसानी से। तो प्लस और माइनस के बीच में अगर आप सोचिए यहां पर, अगर हमने यहां पर मेटल के सरफेस को रख दिया, अगर बेटे हमने यहां पर मेटल सरफेस को यहां डाल दिया, प्लस और माइनस के बीच में यहां पर डाल दिया, तो इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पर अगर मौजूद है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव प्लेट यहां की तरफ रिपेल करेगी और पॉजिटिव खींचेगी, यानी कुल मिलाकर ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। यानी कहने का मतलब है कि छोटा मोटा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बल्कि 10 की पावर 8 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लगाया जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट करवाए जा सकते हैं। एक टेक्निक ये भी होती है। उसके अलावा सेकेंडरी इमिशन भी एक टेक्निक होती है, थोड़ा कम यूज की जाती है लेकिन ये भी एक टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमें बाहर निकालना है तो हम क्या करते हैं कि एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स को, जिसको हम बीटा रेस कह सकते हैं, यानी बीटा रेस मतलब कि हम समझ सकते हैं कि हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें, यानी कि हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनको हमने बहुत तेज स्पीड के साथ फेंका हुआ है बुलेट गन से। ठीक है, तो बेसिकली यहां से बहुत हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जब आ रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जब इससे स्ट्राइक करते हैं, इससे कोलाइड करते हैं, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करते हैं बाहर की तरफ। तो ये एक टेक्निक होती है, थ्योरेटिकल वे में मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन यही इसका तरीका है। तो सेकेंडरी एमिशन इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन की हम बातचीत करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑल्दो ये भी इलेक्ट्रॉन ही है जो तेज गति से यहां पर आ रहे हैं। तो ये इसे क्या करते हैं, यहां पर उड़ते हैं। दूसरा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है तो नेगेटिव पे रिपल्सन भी यहां पर काम कर रहा होता है, तो बेसिकली यहां पर स्ट्राइक होकर के बाहर हो जाते हैं, नॉकआउट हो जाते हैं सरफेस से। तो ये एक तरीका है। बाकी ये फाइनल तरीका जो बच्चों हमें पढ़ना है यहां पर, उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब क्या होगा, इमिशन मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो मेटल सरफेस होगा, इस मेटल सरफेस के इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम एक सफिशिएंट अमाउंट की एक एनर्जी देंगे, एच न्यू। एच न्यू मतलब हम यहां पे फोटॉन्स को फेंकेंगे।
फोटॉन्स मतलब लाइट की बात की जा रही है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास यहां पर रेडिएशन आएगा, ये रेडिएशन जब किसी मेटल सरफेस से टकराएगा तो कुछ परिस्थितियों में, ऐसे ही नहीं कि हर बार, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेटल है, मैंने टॉर्च चमकाया और वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऐसा वाला नहीं होने वाला। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के दौरान, यानी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर मौजूद हैं कुल मिलाकर, लेकिन होगा इतना कि एक रेडिएशन यानी कि एक लाइट बीम आएगी, मेटल सरफेस पे पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगी और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो ये चौथा तरीका जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं, और इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो इनको हमें पढ़ना है। इन तीनों का जितना पढ़ना था मैंने पढ़ा दिया, ये चौथे को हमने डिटेल में पढ़ना है, यही आज का हमारा टॉपिक भी होने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब क्या हुआ, वैलेंस शेल का मतलब क्या हुआ, जो कि लूजली बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो कि आउटर मोस्ट शेल के साथ कनेक्टेड है। फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस शेल से भी बाहर आ गया, कंडक्शन बैंड में अपने आ चुका है, यानी कि कुल मिलाकर मेटल के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है कहीं भी, उसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन को भी मेटल सरफेस से अगर आपको बाहर निकालना है तो आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे, जो आप एनर्जी इस प्रोसेस को, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन इमिशन। और इस प्रोसेस को करने के लगभग 4 तरीके हो सकते हैं, थर्मियोनिक इमिशन, फील्ड इमिशन, सेकेंडरी इमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को हम पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को हम डिटेल में पढ़े उससे पहले हमें एक टर्म पढ़ना पड़ेगा बेटे, उसका नाम है वर्क फंक्शन, कार्यफलन कहते हैं इसे। इस वर्क फंक्शन को हम पढ़ेंगे, और ये बहुत सिंपल सी चीज है। वर्क फंक्शन मतलब क्या हुआ, it is nothing but the minimum amount of energy required to emit out an electron from the metal surface। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मेरे पास यहां पर मैंने आपको भी दिखाया कि मेरे पास ये मेटल सरफेस है बेटे, ये कौन है, ये मेटल सरफेस है। अगर ये मेटल सरफेस है तो सबसे पहली बात है कि सरफेस का मेटेलिक होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये मेटेलिक होगा तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे बेटे। इसका मतलब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स छोटे मोटे नहीं बल्कि 10⁻29 पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में, एक यूनिट क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में हमारे पास 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जो कि बहुत हाई नंबर होता है। तो कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं मेटल के अंदर। बस हमें करना यह होगा कि हम यहां पर अगर कोई भी तरीके से एनर्जी दे दें, जैसे हम इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की शर्त है कि मुझे इतनी एनर्जी दोगे तो ही मैं बाहर निकलूंगा। उसमें हो सकता है आप मुझे थर्मियोनिक तरीके से दे दो, हो सकता है आप इस तरीके से दे दो, इससे दे दो, इससे दे दो, लेकिन इतनी तो देनी ही पड़ेगी आपको मिनिमम, क्योंकि इतने से मुझे बांधा गया है। इतने से ये जो पॉजिटिव बैरियर यहां पर लगा हुआ है मेटल का, जो ये पॉजिटिव बैरियर मैं बोल रहा था, ये मुझे खींच लेता है इलेक्ट्रॉन, कह रहा है इतनी तो देनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल सोचो एक बारी के लिए कि 5 जूल, ऐसे ही मैं रफली मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, बहुत रफ एग्जांपल दे रहा हूं, जूल वूल में बात नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में बात होगी, लेकिन मैं ऐसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं कि मान लेते हैं मेटल कह रहा है कि मुझे 5 जूल की मेरी मिनिमम एनर्जी चाहिए मुझे। अगर आप मुझे 1 जूल एनर्जी दोगे, 1 जूल एनर्जी अगर आप मुझे दोगे, 2 जूल एनर्जी आप मुझे दोगे, 3 जूल एनर्जी आप मुझे दोगे, 4 जूल एनर्जी आप मुझे दोगे, 4.9 जूल एनर्जी आप मुझे दोगे, इन सारी कंडीशन में वो बोलेगा मैं कुछ नहीं करने वाला, यानी कि आपके पास जीरो इमिशन होगा, कोई इमिशन आपके पास नहीं होगा, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन इमिट आउट नहीं होगा। लेकिन वो कहता है जैसे ही आप 5 जूल की एनर्जी और उससे ऊपर की एनर्जी, 5 में एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, उससे उतनी या उससे ऊपर की एनर्जी जैसे ही आप मुझे दे, तो मेरा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा, मेरा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा, नहीं इलेक्ट्रॉनिक इमिशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन इमिशन हो जाएगा मतलब मेरा काम हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? अब समझो इस बात को, ठीक है। अब देखना, अब प्लीज ध्यान से समझना, आपके पास जो मेटल है, जैसे ये आपके पास मेटल सरफेस है। अब देखो मेटल सरफेस ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, ठीक है। अब ये मेटल में ना, ये इसका सरफेस है, जो फ्रंट का इलाका, जो बिल्कुल बाहर का है, लेकिन इस पहले वाले हिस्से से और इस लास्ट वाले हिस्से के बीच में भी तो बहुत सारा रीजन है जो उसकी विड्थ है, तो वो सरफेस तो नहीं कहलाएगा ना, वो जो बीच का रीजन है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो वहां भी होंगे। तो ऐसे बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो तो बिल्कुल लेयर में होंगे, जो बिल्कुल एकदम बाहर जाने के लिए तैयार खड़े होंगे, जो बिल्कुल बाहरी लेयर में होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो उसके अंदर की लेयर में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो उसके अंदर की लेयर में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो उसके अंदर की लेयर में होंगे। ये भी तो एक बात होती होगी। तो ठीक है, हम असल में उन इलेक्ट्रॉन्स की यहां पर बातचीत कर रहे हैं जो बिल्कुल बाहरी लेयर पे खड़े हुए, जो बिल्कुल बाहर होना चाहते हैं, इसके बाद वो सीधे डायरेक्ट बाहर होने वाले हैं, उसको इजेक्ट आउट करवाना है। अब अगर आपने यहां से कुछ एक एनर्जी का अमाउंट यहां पर फेंका, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही वो एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को लेकर के इजेक्ट आउट हो जाएगा। अब समझना, हमारे पास 2-3 प्रकार के इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा पीछे है सरफेस से, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सरफेस के पास है। अब समझेंगे बात को, होता क्या क्या होगा। हम कह रहे हैं, जब हमने कहा कि हम एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी को लेगा और बाहर आ जाएगा। इसको एनर्जी मिलेगी, ये भी एनर्जी को लेगा, बाहर आ जाएगा। इसको एनर्जी मिलेगी, ये भी एनर्जी को लेगा और बाहर आ जाएगा, इजेक्ट आउट हो जाएगा।
लेकिन आप ये भी समझ सकते हो कि जितने अंदर का होगा उसके लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं मेटल सरफेस की बात कर रहे हैं, हमें अंदर वालों से मतलब ही नहीं है। तो हम अगर अंदर वालों के चक्कर में रहेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम सिर्फ मेटेलिक सरफेस से बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए डेफिनेशन दे रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन इमिशन जो हमने वर्ड यूज किया वो भी हमने किसके लिए यूज किया, मेटेलिक सरफेस से बाहर निकलना चाहिए, ऐसा नहीं कि पीछे कहीं दबा पड़ा हुआ। ठीक है, हाँ। तो बच्चे इसका मतलब अभी क्या निकल के आ रहा है सर, अब इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि अगर मैंने कहा कि इसको 5 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी तो आपने 5 जूल एनर्जी इस पे फेंकी और 5 जूल एनर्जी से इजेक्ट आउट होकर बाहर आ गया। अब समझना दूसरा केस इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन वैसे ही सरफेस पे जैसे ये था वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन इस बार आपने बेटे 5 जूल एनर्जी नहीं बल्कि आपने 7 जूल की एनर्जी इसके बाद फेंकी। क्या होगा, ये बोलेगा बाबूजी मुझे तो सिर्फ 5 जूल की एनर्जी चाहिए थी, आपने तो 7 जूल की दे दी। हमने कहा छुट्टा रख लो। छुट्टा रख लो मतलब क्या हुआ कि जो 2 जूल की एनर्जी थी, यानी कि 5 जूल से बेटे बाहर निकला, ये 5 जूल की एनर्जी से बाहर निकलेगा और बाकी मूव कर जाएगा 2 जूल की एक्स्ट्रा एनर्जी लेके काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। सिंपल सी बात है कि उसको इजेक्ट आउट करवाने के लिए कुछ एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा एनर्जी देते हो तो जो वो सरप्लस एनर्जी होगी उस एनर्जी का इस्तेमाल वो भागने में करेगा। भागने में मतलब अपनी काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूटिलाइज करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कुल मिलाकर के कि जो आपकी एनर्जी होगी, जो आपकी एनर्जी आप जो दोगे फोटोन के फॉर्म में, जो आप फोटोन के फॉर्म में एनर्जी दोगे वो 2 काम करवा सकती है। वो एक काम तो कराएगी, उसे बाहर निकालने का काम करवाएगी, उसे बाहर निकलवाएगी। ठीक है ना, बाहर निकलवाने का काम करवाएगी। बाहर निकलवाने का काम कराने का मतलब होता है इमिशन करवाने का काम, इन शॉर्ट। और दूसरा जो काम करेगी वो उसको भगाने का काम करेगी, यानी कि भगाने का काम करेगी, और भगाने का काम करेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो कुल मिलाकर के आपकी जो दी गई एनर्जी है, यानी कि अगर मैं एनर्जी को सिंपल लिखूं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी एनर्जी को हम एच न्यू के फॉर्म में देंगे, फोटोन के फॉर्म में, तो फोटोन की एनर्जी 2 हिस्सों में यूटिलाइज होगी। एक तो उसकी एनर्जी यूटिलाइज होगी किसमें, इमिशन करवाने के लिए, इमिशन एनर्जी के फॉर्म में, और दूसरी वो यूज होगी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। बस ये इक्वेशन बन रही है, सिंपल सी बात, 2 हिस्सों में यूज हो रही है। अगर 5 जूल की जरूरत थी, आपने 5 ही जूल दी तो वो भागेगी नहीं, बस निकल जाएगी। अगर 5 जूल की जरूरत थी, आपने 8 जूल दे दी तो वो 5 जूल से बाहर निकलेगी और 3 जूल से बाहर भाग जाएगी काइनेटिक एनर्जी लेकर के। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बस, तो हम जब वर्क फंक्शन की बात कर रहे हैं बेटे, तो वर्क फंक्शन इस थ्रेशोल्ड एनर्जी, इस 5 जूल एनर्जी को ही कह रहे हैं। तो वर्क फंक्शन क्या है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट आउट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी चाहिए होती है, उसी को हम वर्क फंक्शन कह रहे हैं। तो वर्क फंक्शन क्या है कायदे से, दिस इज नथिंग मोर देन द एनर्जी, दिस इज एनर्जी। कैसी एनर्जी, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इस एनर्जी को फॉर्मूला वाइज हम एच न्यू नॉट कहेंगे। समझना क्यों कहा, क्योंकि एच न्यू क्या है तो एनर्जी एच न्यू, लेकिन ये न्यू नॉट क्यों कहा, अब समझते हैं। असल में आप न्यू, देखना मेरी बात समझना बच्चे, जब आप इसको एक एनर्जी दे रहे हो, जब आप किसी मेटेलिक सरफेस को, जैसे मैं यहां पर रखता हूं मेटेलिक सरफेस, इसी की बात कर लेता हूं। जैसे बेटे समझना, अगर मैं इस मेटेलिक सरफेस को बोल रहा हूं कि मैंने एच न्यू एनर्जी दी, तो मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ अपने फोटॉन्स, एक फोटॉन मतलब अपने फोटॉन को देखना है कि फोटॉन की फ्रीक्वेंसी क्या है। अगर हमारा इस एनर्जी से काम नहीं चल पा रहा, बाहर नहीं निकल पा रहा इलेक्ट्रॉन, मैं कुछ नहीं करूंगा, एनर्जी बढ़ाऊंगा। कैसे बढ़ाऊंगा, फोटॉन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा। मान लिया मैंने रेड कलर का फोटोन डाला था, एनर्जी नहीं निकली, मैं ठीक है, अब मैं रेड कलर से ऑरेंज कलर पे आ जाऊंगा, ऑरेंज से नहीं निकल ली मैं येलो कलर पे आ जाऊंगा, येलो से निकल ली मैं रेड पे आ जाऊंगा, मैं इंडिगो पे आ जाऊंगा, मैं ब्लू पे आ जाऊंगा, ब्लू से भी नहीं निकल रही मैं उस तरफ आ जाऊंगा, इस तरफ की रेंज में आ जाऊंगा, अल्ट्रा वायलेट रेंज में, अल्ट्रा वायलेट से भी निकल ली मैं एक्सरे में आ जाऊंगा, एक्सरे से भी निकल ली मैं कॉस्मिक रेज में आ जाऊंगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि मैं अपनी एनर्जी बढ़ाना चाहता हूं फोटोन की, तो मुझे सिर्फ फ्रीक्वेंसी बदलनी है, बस इतना सा काम करना है। या सरल शब्दों में कि जो एनर्जी मैं दे रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ न्यू पर डिपेंड कर रही है ना। तो ये मैंने इसकी एनर्जी को एच न्यू नॉट क्यों लिखा, जैसे समझिएगा इस बात को थोड़ा सा। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों समझो विब ग्योर, इसी एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अब मुझे पता चला है कि ये जो ऑरेंज कलर की जो लाइट वाला है ना, ये ऑरेंज कलर की लाइट जो है, इसके बाद से इलेक्ट्रॉन इमिट होना चालू हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर ऑरेंज कलर की लाइट से, ऑरेंज कलर के फोटोन से अगर इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, तो क्या रेड सिर्फ मतलब ऑरेंज कलर थ्रेशोल्ड है, ऑरेंज कलर से अगर आप फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी भी कम करोगे तो नहीं होगा। ऑरेंज कलर के फोटोन से अगर आप फ्रीक्वेंसी को थोड़ा भी कम करोगे तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो मुझे बताओ क्या रेड कलर की लाइट से फोटोन इमिट होगा। मुझे प्लीज यस और नो में जरूर जवाब चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। हाँ, फिर मैं जवाब बोलूंगा, नहीं होगा। अगर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये वाला जो है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रोवाइड करता है फोटोन,
थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रोवाइडर है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैं अगर बोलूंगा कि मैंने भाई येलो कलर की लाइट यूज कर ली, करेगा सर, क्योंकि येलो कलर की लाइट और ये जितने भी सबके सब यहाँ पर इसके ये वाले हैं, ये सबके सब हायर फ्रीक्वेंसी रखते हैं। क्या आप समझ पा रहे हो? इन सबकी फ्रीक्वेंसी हायर है, तो अगर ऑरेंज कर दे रहा है तो उससे ऊपर का रखोगे तो और अच्छी बात है। कहने का मतलब है अगर ऑरेंज वाला एनर्जी देता है तो 5 जूल, वो 6 जूल, वो 7 जूल, वो 8 जूल, वो 9 जूल, तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। लेकिन ये रेड से काम नहीं हो पाएगा क्योंकि थ्रेशोल्ड ये था। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो बेटे थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रोवाइडर अगर ये है तो ये कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा, कोई बताएगा? सर H इंटू न्यू ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज कलर की फ्रीक्वेंसी के बराबर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा। अभी वो किस्मत से वो ऑरेंज का O है लेकिन वो नॉट है, लेकिन ये बड़ा अच्छा एग्जांपल रहा वैसे उस हिसाब से। ये किस्मत से O स्टैंड्स फॉर ऑरेंज है और वहां पे H न्यू नॉट ऐसी वर्ड यूज कर रहे होते हैं। तो यहां पर अभी ये H न्यू नॉट क्या हो गया? क्या ये थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं हो गई? क्या मुझे नहीं कहना चाहिए कि इतनी थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम लगेगी, इससे ज्यादा दोगे तो बहुत अच्छी बात, इससे कम नहीं लगेगी। ये मेरे लिए क्या हो गई बेटे? थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई। इसीलिए हमने यहां पर जो थ्रेशोल्ड एनर्जी ही असल में वर्क फंक्शन है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट आउट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, फ्रॉम द मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए। तो अभी आपको क्लैरिटी होगी कि वाई वी आर कॉलिंग इट एच न्यू नॉट। ठीक है, अब कोई कहता है कि मैंने एच न्यू दिया। अब देखो, अब मेरी बात समझना, बहुत अच्छा, बहुत प्यारे तरीके से समझा रहा हूं, मुझे अच्छा लगा एग्जाम्पल। अभी देखना, मैंने कहा कि मैंने ये जो एच न्यू एनर्जी दिया, अब मुझे सिंपल सी बात है मैंने ये एच न्यू दिया, मुझे बताओ, और इस मेटल सरफेस के लिए एच न्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, क्योंकि हर एक मेटल सरफेस की प्रॉपर्टी है कार्यफलन। ये जो वर्क फंक्शन है ये मेटल सरफेस की प्रॉपर्टी है बेटे, क्योंकि किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाता है, लेकिन किसी मेटल सरफेस से निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे सीजियम जो होता है उसका वर्क फंक्शन सबसे कम होता है, उससे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करना काफी आसान होता है। आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे सीजियम आप बहुत अच्छे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, फर्स्ट ग्रुप में लास्ट पे रहता है, तो आपको रीजन भी समझ में आएगा कि क्यों होता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं थोड़ा सा? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटे, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है वर्क फंक्शन, ध्यान रखना, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी की ये कितनी एनर्जी पे मान जाएगा। ये वाला बोलता है 5 जूल पे मानूंगा, वो वाला कहता है 6 जूल पे मानूंगा, वो कहता है 7 जूल पे, कहता है मैं 2 जूल पे मान जाऊंगा। तो हर के अकॉर्डिंग, मेटल के अकॉर्डिंग उसके वर्क फंक्शन डिफाइन होता है। तो फॉर एग्जांपल इस मेटल का वर्क फंक्शन, ये मेटल किसी भी चीज का बना हुआ, इसका वर्क फंक्शन इतना है कि इसको इतनी एनर्जी, यानी कि इतनी एनर्जी पे निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन बाहर। यानी कि इस मेटल के लिए बेटे ये जो चीज हो गई, ये क्या हो गई? वर्क फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। वो कह रहा है कि इतनी एनर्जी दोगे तो मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, इमिट आउट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू। मैंने दी इतनी एनर्जी। अब सवाल ये है, क्या आप मुझे बताओ कि क्या हो कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए? ये एच न्यू और एच न्यू नॉट के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करके बाहर आ जाए? मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए जवाब, मैं आपको बता दूं। कुछ नहीं होना चाहिए, जो आपकी गिवन एनर्जी होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि जो आपकी गिवन एनर्जी है दैट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी? क्या मैं गलत कह रहा हूं? और इक्वल टू थ्रेशोल्ड, और ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्या मैंने गलत कहा बेटे कि वो उसके बराबर या उससे बड़ी होगी तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया? बस यही मैं कहना चाह रहा था। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो एच न्यू एनर्जी मैंने प्रोवाइड करी है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच न्यू नॉट। और इन्हीं को एच, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है इसीलिए दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद आप जानते होंगे इनइक्वालिटी का क्या रूल होता है, उसके आधार पे मैं बात कह रहा हूं। तो न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपने जो फोटोन फेंका है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू थी, अगर वो इस न्यू नॉट से ज्यादा या उसके बराबर होगा तो ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो पाएगा। इसको सिर्फ ऐसे देख, मैथ में देख के मत बोलो। वो तो ये अच्छी बात है कि मैं अपनी बातों को मैथमेटिकली बोल पा रहा हूं, लेकिन आप ऐसे मत ज्यादा सोचो। आप पहले सोचो तरीके से, फिर आप इस पे आओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। इन पे मत आना, अदरवाइज ये याद करने वाली चीज नहीं है। ये जो मैं बोल रहा हूं उसका मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन है, जो बातें मैं कह रहा हूं। अब ये जो बेटे न्यू नॉट निकला, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी उस केस में जो ऑरेंज कलर की लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की तरह काम कर रही है। तो अब हमें एक सिंपल सी बात समझ में आ गई, अगर आपको किसी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करवाना है तो आपको जो फोटोन के फ्रीक्वेंसी रखनी होगी वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखनी होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखनी होगी। कितनों को समझ में नहीं आया बताओ? सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। लेकिन उसको इसमें क्या होता है ना कि एक्सप्लेन करना और समझना, यही थोड़ा सा वो है। अगर सही तरीके से एक्सप्लेन होगा, जो कि मुझे लग रहा है कि सही तरीके से जा रहा है, अदरवाइज मैं दोबारा जाऊंगा, वीडियो कट करके दोबारा बनाता हूं। मैंने ऐसा बहुत बार कर लिया, ऑलरेडी करता रहता हूं मैं। लेकिन अभी मुझे पूरा फील आ रहा है कि ये सही जा रहा है, डायरेक्शन सही है इसका। अदरवाइज चैप्टर में टफनेस नहीं है, लेकिन ये चैप्टर फिलोसॉफिकल चैप्टर है। जितना आप इस पे बोलोगे उतना काम करेगा, मैथ्स से काम नहीं होगा इसमें।
इसमें आपको बोल 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 के काम करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज तो बोलने के लिए ज्यादा मैथ्स की ज्यादा नहीं होती, मैथ्स इतनी सी होती है, ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या है, एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन क्या होता है, एक काइंड ऑफ एनर्जी होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को चाहिए बाहर आने के लिए। तो वर्क फंक्शन डिपेंड करता है मेटल की प्रॉपर्टी पर। हर मेटल के लिए, हर मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है। जो भी आप फोटोन ऊपर से फेंकोगे उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कि वो वर्क फंक्शन को काउंटर कर सके, वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी रख सके। इसके लिए हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में एनर्जी नहीं है, हमारे हाथ में फोटोन की फ्रीक्वेंसी है। फोटोन की फ्रीक्वेंसी चेंज करो, एनर्जी अपने आप चेंज होगी। इसका मतलब हम अगर अपने फोटोन को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी का फोटोन यहां फेंकेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी इतनी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेगा। दैट्स ऑल, फील आ गया, ठीक है। अब आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। अब आपने क्या सीख लिया, आपने देख लिया वैलेंस का इलेक्ट्रॉन था, उसे पहले तो एटम से दूर किया, एटम से बाहर निकाला, न्यूक्लियस के इफेक्ट से दूर लाया, इलेक्ट्रॉन को फ्री किया, फ्री इलेक्ट्रॉन बनाया। अब फ्री इलेक्ट्रॉन को भी बाहर लाने की टेक्निक हमें आ गई कि हम उसे मेटल सरफेस से ही बाहर इजेक्ट आउट कर सकते हैं। और इस कौन से मेथड से, फोटो इलेक्ट्रिक मेथड से, फोटो इलेक्ट्रिक वाले मेथड से। फोटो इलेक्ट्रिक मतलब लाइट को फेंक करके बाहर करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक कहना भी फोटो इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक बात मैं बोल गया, जो ये इलेक्ट्रॉन बेटे अब इजेक्ट आउट होके बाहर आ जाएगा ना, जैसे इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ गया इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को नाम क्या देंगे हम, फोटो इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्यों बोल रहे होंगे हम इसको फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये फोटोन के पड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर आया, तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन नहीं, फोटो इलेक्ट्रॉन के स्पेशल नाम दे दिया। अब ये आपके पास एक सिस्टम है, हमारे पास बेटे एक ट्यूब टाइप की एक सिस्टम है। इसमें हमने कुछ दो कैथोड्स लगा रखे हैं, दो क्या बोलते हैं उन्हें, मेटल प्लेट्स लगा रखी है। एक को हम कैथोड, एक को एनोड कह देंगे। कैथोड जनरली उसको कहा जाता है जहां से नेगेटिव चार्ज रिलीज होता है, कैनाल रेज वहीं से आई थी। और एनोड उसको कहा जाता है जहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है। बेसिकली एक तरह से एनोड है, एक तरह से कैथोड है, लेकिन ये ज्यादा वो बात नहीं है। मैं इसको बहुत सिंपल रखूंगा, कैथोड एनोड में नहीं उलझाऊंगा आपको, नहीं आपको उलझना है। कुल मिलाकर ये मेटल की एक प्लेट है बेटे, ये भी एक दूसरी मेटल की प्लेट है। अब ये मेटल की प्लेट को मैं नाम देने वाला हूं इमीटर। अब आप मुझे बताओ कि इसको इमीटर क्यों कहा मैंने, और इसको मैं कहने वाला हूं कलेक्टर। कलेक्टर का मतलब क्या होता है, जो कलेक्ट करता है। इमिटर का मतलब जो इमिट करता है। यानी होने क्या वाला है कि बेटे यहां से लाइट आएगी, लाइट यानी कि जो मैं अपने, अब लाइट का मतलब क्या, एच न्यू एनर्जी आएगी, है ना। हमें लाइट से मतलब नहीं है, हमें लाइट की एनर्जी से मतलब है। और एनर्जी को किससे मतलब है, फ्रीक्वेंसी से मतलब है। तो न्यू फ्रीक्वेंसी की एक लाइट को हमने फेंका जिसके एक फोटोन के पास एच न्यू एनर्जी है। आप ये नहीं कहोगे कि इस लाइट के पास एच न्यू एनर्जी है, ये मत कहना। लाइट के पास कितनी एनर्जी होगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने इनटू एक फोटोन की एनर्जी, यानी एन एच न्यू, टोटल एनर्जी तो इतनी होगी। तो ये एक फोटोन की एनर्जी को मैंने एच न्यू मान रखा, एच न्यू फोटोन की एनर्जी वाला एक लाइट को फेंका। जैसे ही ये सरफेस पे पड़ती है, अब सरफेस से इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, आप यहां भाग रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ है और इतनी दूर पहुंच गया है, तो आप एक बात बहुत तरीके से कह सकते हो, क्या, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस डायग्राम को देखकर हमें समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन दूर भाग चुका है, इसका एक ही मतलब होगा कि जो हमने फ्रीक्वेंसी का फोटोन भेजा था वो जरूर ग्रेटर रहा होगा न्यू नॉट से, और इक्वल टू भी नहीं, क्योंकि इक्वल टू अगर रहता तो वो सिर्फ इजेक्ट आउट होता, लेकिन ये यहां तक भाग चुका है, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी रहेगी। मतलब ये कहना चाहता हूं कि अगर इसको 5 जूल की जरूरत होगी तो जरूर इस वाले ने 12 जूल फेंक के दी होगी, ताकि 5 जूल से बाहर निकले और 7 जूल से आगे भाग जाए। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब इसको देखकर मुझे बहुत 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि ये कंडीशन यहां पर जरूर हुई है, यानी कि अपना जो फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो जरूर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाए। अब इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट आउट हो रहा है, इमिट आउट हो रहा है बेटे, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इमीटर, दिस प्लेट। और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहा है तो हम इसे कहेंगे कलेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ कलेक्ट हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू। इस सिस्टम में क्या कर रखा है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसलिए क्योंकि हमने यहां पर नीचे इसको कनेक्ट कर रखा है बैटरी से। मतलब हमारे पास सिस्टम है, एक रियोस्टेट हमने यहां पर लगा रखा है, जिसके कारण हम इसकी पोलैरिटी को भी चेंज कर सकते हैं। पोलैरिटी को चेंज करने का मतलब अभी क्या होगा, यहाँ पे एमीटर भी लगा रखा है, यहाँ पे वोल्टामीटर भी लगा रखा है, एक नॉर्मल सिस्टम बना रखा है। मुझे जो काम की बात समझ में आ रही है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, जिसके कारण ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव हुआ। लेकिन हमारे पास ये सुविधा है कि रियोस्टेट के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं कि इनकी पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव का थोड़ा सा मतलब समझ लो। पॉजिटिव और नेगेटिव का बेटे मतलब क्या होता है, जब आप कभी कहते हो कि सर ये हमारे पास बैटरी है जिसमें 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल है ऐसा कहोगे तो गलत होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है। 5 वोल्ट का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप कहते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस है तो आप तुरंत कहना चाहते हो कि पोटेंशियल्स के बीच में अंतर है। यानी कि इसको छोटा बनाने का, इसको बड़ा बनाने का रीजन ही यही है कि एक हाई पोटेंशियल पे और एक लो पोटेंशियल पे, जैसे हाई पोटेंशियल पे पानी है, लो पोटेंशियल पे पानी है, तो ऑटोमेटिकली वाटर फ्लो होगा।
लेकिन अगर लेवल सेम है तो वाटर फ्लो नहीं होगा। तो लेवल का डिफरेंस होना जरूरी है, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है। तो ये बोलता है कि उनके बीच में 5 वोल्ट का डिफरेंस है, यानी कि ये 0 वोल्ट पे रख दो और इसे 5 वोल्ट पे। क्या जरूरी है सर? नहीं, जरूरी नहीं है। डिफरेंस 5 होना चाहिए। अभी 5 है, हाँ है। तो लेकिन सर मेरा मन कर रहा है इसको 10 वोल्ट पे रख दो, तो इसे 15 पे रख दो, फिर कोई दिक्कत नहीं। अभी भी जो डिफरेंस ये होता है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो उसको निगेटिव कहने का मतलब निगेटिव साइन देना नहीं है। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि जब तक ये नेगेटिव, मतलब ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल ये 0 वोल्ट पे रख दिया मैंने इस बार, तो लो इसे -5 वोल्ट पे रख दो, अभी भी डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट का। और हाई पोटेंशियल पे कौन है बेटे? ये वाला हायर पोटेंशियल पे, ये वाला लोअर पोटेंशियल पे। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि वो नेगेटिव जब हम लिखते हैं उसका मतलब नेगेटिव वैल्यू से नहीं है। नेगेटिव मतलब इसके कंपेरिजन में कम है। नेगेटिव मतलब उसके कंपेरिजन में कम है, और कितना कम है वो ये न्यूमेरिक वैल्यू बताएगी कितना कम है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये फर्क आना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक बात आपको यहां से ये समझ में आ गई, बहुत सुंदर। अब हमारे पास ये सुविधा है इस रियोस्टेट के द्वारा, हम जो करेंगे काम, कि हम इसके पोटेंशियल के साथ खेल सकते हैं। कैसे? मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि इस 5 वोल्ट को थोड़ी देर बाद 4 बना दूं, 4 को थोड़ी देर बाद 3 बना दूं, 3 को थोड़ी देर बाद 2 बना दूं, 2 को थोड़ी देर बाद 1 बना दूं, 1 को थोड़ी देर बाद -1 बना दूं, नेगेटिव को -2 बना दूं, -2 को -3 बना दूं। ये मेरे पास सारी सुविधाएं हैं। इसके साथ नहीं छेड़ूंगा मैं, उसको नहीं छेड़ा मैं, ताकि मेरा कैलकुलेशन और समझाना मेरा सही रहे, इसलिए मैं उसको नहीं छेड़ूंगा। समझो अब मैंने किया क्या। आपको पता है 5 से 4 किया, 4 से 3 किया, जब तक मैं 1 तक पहुंचा तब तक तो सारी सिचुएशंस ठीक थी। ये हाई पोटेंशियल पे था 0 के कंपैरिजन में। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसके बाद की कहानी बदल चुकी है? अब ये लोअर पोटेंशियल पे आ चुका है और ये वाला ससुरा हायर पोटेंशियल पे चले गया, क्योंकि 0 पोटेंशियल पे और ये -3 पे पहुंच गया। समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं किसी टेक्निक के द्वारा, जो कि हम आराम से करते हैं रियोस्टेट से, उसको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, मैं अगर इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, मैं कहना चाहता हूं कुल मिला के, मैं डायरेक्टली भी कह सकता था कि पोलैरिटी चेंज कर दी। पोलैरिटी चेंज करने पे मैं सीधे कह दूंगा कि नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया, लेकिन मैं उस टोन में नहीं जाना चाह रहा। मैं इसको ऐसे समझाना चाह रहा हूं कि मैंने इसकी पॉजिटिव पोटेंशियल को कम किया, 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 इतना कम हो गया कि वो नेगेटिव पोटेंशियल से भी कम हो गया। तो क्या अब इसे पॉजिटिव पोटेंशियल कहना सही रहेगा? नहीं, अब ये खुद नेगेटिव हो गया, वो पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया। तो ये तरीका। तो मैं ऐसे रेगुलेटर से घुमा घुमा के 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -2 जैसे जाने लग गया। अब इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। ये मैं कर सकता हूं, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब वो मैं करूंगा आगे थोड़ी देर में। आप समझ गए बात को? मैंने आपको पहले ही सिस्टम समझा दिया। इतना ही बेटे सिस्टम है। इस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कहा? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहा मैंने इसे? फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन के पास अपनी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी के साथ ये मूव कर रहा है। क्यों कर रहा होगा ऐसा? क्योंकि इसका न्यू ग्रेटर है। इसका मतलब हुआ कुछ नहीं होगा बेटे, हुआ सिर्फ इतना होगा कि जो हमने एच न्यू नाम की एनर्जी दी थी यहां से, वो एनर्जी के फोटोन ने एच न्यू नॉट की पहले पूर्ति की होगी, यानी कि जितनी उसका टिकट कटवाया होगा कि पहले सबसे पहले इसका टिकट काटो भाई बाहर जाने का। उसका टिकट कितने? वर्क फंक्शन के बराबर। वर्क फंक्शन को हम फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटे। वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी का टिकट कटवाया होगा। बाकी जो बची कुछ सरप्लस एनर्जी है उसको लेकर के वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रफू चक्कर वहां से हो गया होगा, और ये इसकी काइनेटिक एनर्जी, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बस इतनी सी। ओह, गिर गया था। ठीक है, इतना ही सी। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना भाई, अभी आऊंगा इस पर। ठीक है, अब आते हैं। अब वही है जो मैंने बताया, इंसिडेंट लाइट पड़ रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल सरफेस बैठे हुए, इजेक्ट हो गए इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, बड़ी बात नहीं। अब यार इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बस बच्चा आगे, अब खत्म करते हैं टॉपिक को। और क्या है इसमें? देखो, इंटेंसिटी का हम देख रहे हैं कि फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ता होगा। बहुत प्यारा टॉपिक है। देखिएगा बच्चों, मुझे यहां पे क्या दिख रहा है? ओह सॉरी, मुझे यहां पे क्या दिख रहा है? इस तरीके से मुझे केस समझ में आ रहा है। इस तरीके से मुझे यहां पे केस समझ में आ रहा है। क्या केस है? कि सर मैं यहां पर रखूंगा करंट को, इस तरफ में रखूंगा करंट को, और कौन से करंट को? नॉर्मल करंट को नहीं, फोटो करंट को। अच्छा, फोटो करंट अभी समझाया नहीं क्या मैंने? वैसे तो समझ गए होंगे शायद ना, चलो समझा दूंगा। और यहाँ पे बेटे इंटेंसिटी और फोटो करंट को ना, चलो यहाँ इंटेंसिटी को रख देते हैं, चलेगा। इंटेंसिटी को मैंने यहाँ पर इस डायरेक्शन में रख दिया, जिसे मैं कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करूंगा। फोटो करंट को चलो स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, चलेगा। फोटो करंट क्या होता होगा? अब आप खुद सोचिए, इस सिस्टम में जब आपने यहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराया, इलेक्ट्रॉन यहां आए, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गए, फिर यहां से यहां गए, हम देखेंगे एम्पीयर मीटर में करंट बहने लग गया, और ये करंट जो बह रहा है इसी को हम फोटो करंट कहते हैं।
तो फोटो करंट इज ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस ड्यू टू द इंसिडेंट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन h nu, ठीक है। तो बस अभी हम आते हैं यहाँ पर। अब मुझे बताओ, मैंने आपको क्या समझाया था? सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ाया था, पहला दूसरा, उसमें मैंने आपको इंटेंसिटी पढ़ाया। इंटेंसिटी से बेटे मैंने आपको सिर्फ ये समझाने की वहां पर कोशिश की थी कि इंटेंसिटी का मतलब होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स। मतलब अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहे हो। अभी लाइट डिम जल रही थी, थोड़ी देर बाद मैंने यहाँ से रेगुलेटर को घुमाया, लाइट ब्राइटर हो गई। क्या किया मैंने? नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज किया। आपको ये दिखाना पड़ेगा क्या? देखो चलो, भूल मत जाना कहीं। मैंने बोला है इंटेंसिटी इज जस्ट ऑल अबाउट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी बढ़ाने का सिर्फ मतलब बेटे इतना है कि आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। तो मैंने क्या कहा कि आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फोटॉन। अब मुझे बताइए अगर आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर रहे हो तो क्या होगा इस केस में? इस केस में देखो, जैसे आपने, अरे भाई हो जा, अरे यार होता नहीं है कभी कभी ऐसा हो जाता है। नंबर ऑफ फोटॉन्स बेटे अगर मैं बढ़ाने लगा, क्योंकि एक फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट आउट होगा, एक फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसीलिए जैसे ही यहां पर एक फोटॉन गिरता है वो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा देता है, दूसरा फोटॉन आता है दूसरे। अब मुझे बताओ जितने नंबर ऑफ फोटॉन होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो पाएंगे। तो अगर आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा दो काउंटिंग में, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी काउंटिंग में बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएंगे। लेकिन प्रोवाइडेड क्या है? प्रोवाइडेड ये है कि जो फोटॉन आना चाहिए वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो उसे निकाल पाए। इसका मतलब ये पूरी की पूरी बातचीत जो हम कर रहे हैं तभी हो पाएंगे संभव जब हम न्यू को ग्रेटर देन न्यू नॉट लेकर चलेंगे। जब हम मान के चलेंगे कि गिरने वाला जो फोटोन, इंटेंसिटी के साथ खेलते रहो आप, उसकी कम ज्यादा नंबर ऑफ काउंटिंग उसकी कम ज्यादा करते रहो, नंबर ऑफ फोटोन 50 फेंको 100 फेंको, वो आपके हाथ में, वो खेलते रहो। लेकिन फ्रीक्वेंसी पहले प्रोवाइडेड होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कैपेबल है कि इसके हर एक आने वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सकता है। ये तभी संभव है जब उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि जो मैं जितना ही डिस्कशन बेटा मैं करूंगा, मैं मानकर चलूंगा कि न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा, अदरवाइज तो फिर भूल जाओ ये सारी घटनाएं। अगर न्यू न्यू नॉट से ग्रेटर ही नहीं है तो फिर ग्राफ ही नहीं बना पाओगे आप। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि फोटो करंट जीरो रहेगा हमेशा, फिर आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दो। अभी आता हूं उस पर। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे, तो अभी हमें समझ में आया कि नंबर ऑफ फोटॉन। अब इसमें बेटे ग्राफ कैसा बनेगा? बहुत सिंपल सा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, सिंपल, खत्म, दैट्स ऑल। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते रह रहे हो, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, इसका सीधा सा मतलब है आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहे हो। और नंबर ऑफ फोटॉन्स बेटे अगर बढ़ता रहेगा तो इसका एक ही मतलब है कि नंबर ऑफ जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बढ़ते रहेंगे। और नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ने का सिर्फ मतलब इतना है कि इसका सिर्फ मतलब इतना है कि इसका फोटो करंट जो होगा वो भी बढ़ता रहेगा। तो फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी बढ़ने पर फोटो करंट बढ़ रहा है, ग्रेजुअल तरीके से बढ़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ, लेकिन प्रोवाइडेड न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। सोचो अगर न्यू इज नॉट ग्रेटर देन न्यू नॉट, या मैं सरल शब्दों में कहूं कि इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, अगर ऐसा हो गया देन व्हाट? अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम एनर्जी का फोटोन आप फेंक रहे हो और 100 की जगह 200 कर रहे हो, 200 की जगह 2000 कर रहे हो, 2000 की जगह 20,000 फोटोन फेंक रहे हो, आप नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाए जा रहे हैं इंटेंसिटी अपनी। आप बोले भाई निकल क्यों नहीं रहा? इतनी तेज लाइट हो गई, पूरी सूर्य के बराबर यहाँ रोशनी हो गई, पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि 100 सूर्य एक साथ जल रहे हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन है कि बाहर आके नहीं दे रहा। इलेक्ट्रॉन वाला कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर लो, आप कितनी भी ब्राइटनेस ले आओ, कितनी भी इंटेंसिटी आप बढ़ा दो, लेकिन आपके फोटोन में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो हमें इजेक्ट आउट करवा सके। तो इसीलिए क्या होगा, इससे में आप समझो अगर ग्राफ बनाने की कोई कोशिश करेगा तो ये अगर आपकी इंटेंसिटी होगी और ये अगर आपका करंट होगा ना, तो इंटेंसिटी आप कितनी भी बढ़ाते रहो, करंट हमेशा जीरो ही रहेगा। आप समझ पा रहे हो बात को? करंट हमेशा जीरो ही आएगा। तो आपका जो ग्राफ होगा वो बेसिकली ये होगा, ये ग्राफ बनेगा आपका, ये वाला। यानी कि वो चीज़ आपकी इसी पे लाई कर जाएगी, क्योंकि किसी भी इंटेंसिटी के कोरस्पॉन्डिंग आप देखोगे हमेशा आपका करंट जीरो ही मिलेगा। करंट हमेशा जीरो मिल रहा है, क्योंकि आप समझ गए बात को। तो बच्चों अभी हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। ये क्या होगा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी मैंने आपको पीछे जो समझाया बस उसी बात को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत मजे में, बहुत आराम से इस चीज को करने वाले हम कवर। देखना होगा क्या, आप ये सोचो कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, देखो पहले इधर आता है, सिर्फ नॉर्मल बैटरी में बात करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ से मैं कहता हूँ कि कुल मिलाकर के आपका इलेक्ट्रिक करंट जा रहा होता है, यहाँ को आ रहा होता है। यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल करंट जाता है और फाइनली वो आता है, इतना होता है।
एक्चुअली हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते हैं, जो कि कन्वेंशनल करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक्चुअली हम जानते हैं कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के अंदर, ये हमें समझ में आता है। अच्छा, अगर समझने की आप कोशिश करो इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों कर पा रहे हैं, ड्यू टू दी पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे एक हायर लेवल पे पानी रखा हुआ है, लोअर लेवल पे रखा हुआ है, ये पानी यहां से यहां बह पाएगा अगर यूट्यूब के अंदर अगर से रखा हुआ है तभी बह पाएगा, अगर ये हायर लेवल पे हो और ये लोअर लेवल पे, अगर दोनों लेवल सेम हो तो कभी भी फ्लो नहीं होगा। सिमिलरली अगर पोटेंशियल दोनों के दोनों सेम हो तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो नहीं हो पाएगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट डेवलप नहीं हो पाएगा। तो समझ में क्या आता है कि इलेक्ट्रिक करंट के डेवलप होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज को ये नेगेटिव टर्मिनल पुश करता है, हम ऐसे समझ सकते हैं, रिपेल करता है, और पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मोटा मोटा हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। बस सेम प्रिंसिपल को हमें यहां पर अप्लाई करना है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहली बात, इसमें जो पोटेंशियल लिखा हुआ है इसमें हम एक टर्म पढ़ने वाले बेटे, वो होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक्चुअली इसमें हम स्टॉपिंग पोटेंशियल टर्म को समझेंगे और उसी से हमारा ये टॉपिक कवर होगा, तो हमें पता चलेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल वर्ड यूज किया है इसने वो एक्चुअली स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए यूज करना चाह रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, ऐसा पोटेंशियल जिसपे स्टॉप हो जाए। कौन स्टॉप हो जाए, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। कौन से मूविंग इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स है। कुल मिलाकर के हमने जैसे ही लाइट इंसिडेंट कराई, इस इमीटर से लाइट इंसिडेंट कराने पर इस इमीटर से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले और इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे काइनेटिक एनर्जी से। अगर उनके पास सरप्लस एनर्जी थी, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी से वो बाहर निकले और सरप्लस एनर्जी से वो मूव करने लगे। और मूव इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास मोटिवेशन है। मोटिवेशन किस चीज का, बैटरी का, क्योंकि बैटरी उन्हें मोटिवेट कर रही है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ मोटिवेट कर रहे हैं आने के लिए, जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पा रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो और ये इलेक्ट्रिक करंट रुक जाए, यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वहीं पर ब्लॉक हो जाए, तो बेटे इसका तरीका क्या हो सकता है। सर इसका तरीका ये हो सकता है कि हमें इन्हें डीमोटिवेट करना होगा। डीमोटिवेट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें पोलैरिटी को बदल देना होगा, यानी नेगेटिव आने वाले इलेक्ट्रॉनों को लगना चाहिए कि सामने नेगेटिव टर्मिनल है, इसलिए वो रिपेल होने लग जाएंगे और वापस यहां नहीं आएंगे, यानी कि ब्लॉकेज उनके लिए हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, रिवर्स पोटेंशियल देना पड़ रहा है। पहले पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव था, अभी हमने नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया। रिवर्स पोटेंशियल अगर हम इसे प्रोवाइड कर देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ब्लॉक हो जाएंगे, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन क्या कैसे हो पाएगा ऐसा संभव, मैंने अभी आपको पीछे बताया था पोटेंशियल डिफरेंस की पूरी कहानी, वो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, थोड़ी देर पहले बताई। तो कुल मिलाकर के हम क्या करेंगे, इसको जैसे अगर ये 5 है और ये 0 है तो हम 5 को 4 करेंगे, तो क्या किया, हम कम कर रहे हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही तो जा रहे हैं। 4 से 3 कर रहे हैं, 3 से 2 कर रहे हैं, 2 से 1 कर रहे हैं, फिर 1 से 0, फिर 0 से जब हम -1 -2 पे जाने लग जाएंगे, तो अगर जब ये -2 नेगेटिव, सोचो कि एक बार के लिए -5 हो गया और ये उस समय 0 ही रहा, तो अब ये वाला बेटे नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा और ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा, जबकि पहले ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। कुल मिलाकर के मैं सीधे बोल रहा हूं कि मैंने पॉजिटिव से उसे नेगेटिव कर दिया, बाकी फंक्शनिंग मैंने नीचे आपको समझाई है। तो जैसे ही इसका टर्मिनल नेगेटिव होने लग जाएगा, यहां इनका आना बंद हो जाएगा। लेकिन कितने नेगेटिव पे आना बंद होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा दोबारा से समझने की जरूरत है इसको। जब मैं कह रहा हूं कि ये अभी पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है और इलेक्ट्रॉन अभी आसानी से आ रहा है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाए तो ये नहीं आएगा। लेकिन मतलब क्या हुआ सर, एक्चुअली समझो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसके पास 2 जूल की एनर्जी है, एग्जांपल के लिए जूल बोल रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसके पास 5 जूल की एनर्जी है। कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है, इसके पास 1 जूल की एनर्जी है। डिफरेंट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कैसा संभव है, बिल्कुल संभव है सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो यहां पर बाहर निकल के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनकी अलग अलग पोजिशनिंग रही होगी। कुछ क्योंकि देखो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल समझो कि 3 जूल का थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए थी। अब इस इलेक्ट्रॉन को जो थोड़ा सा बाहर की तरफ था उसको 3 जूल मिली और वो बाहर आ गया, और बाकी मतलब उसको 5 जूल मिली, वो 3 जूल से बाहर आया और 2 जूल से मूव करने लग गया। एक इलेक्ट्रॉन था जिसको 10 जूल की एनर्जी मिली, एक अंदर पे एक इलेक्ट्रॉन था जिसको 10 जूल की एनर्जी मिली, उसकी पोजीशन उसके ओरिएंटेशन के कारण वो बाहर आते आते 3 जूल की एनर्जी उसने खर्च करी और बाकी एनर्जी से वो बाहर आ रहा है 7 जूल लेकर के, तो वो 7 जूल से भागेगा। इसलिए काइनेटिक एनर्जी सबके लिए अलग अलग हो सकती है, सबको मिलने वाली थ्रेशोल्ड एनर्जी जरूर सबके लिए एक होगी, लेकिन बाहर वो किस कदर आ रहे हैं, यानी कि क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि कौन कैसे कैसे किन किन हर्डल्स को क्रॉस करता हुआ बाहर निकल रहा है, उसके आधार पर उसकी एनर्जी कम या ज्यादा हो सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली बच्चे मैं कहना चाह रहा हूं कि वेरी करेगी और हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग हो सकती है। अगर मान लिया हो सकता है मैंने थोड़ा नेगेटिव किया जैसे इस पोटेंशियल को, ये वाला इलेक्ट्रॉन रुक गया 1 जूल एनर्जी वाला क्योंकि कमजोर था, लेकिन अभी ये 2 जूल वाला नहीं रुका। फिर मैंने थोड़ा सा और नेगेटिव करा, तो जब और नेगेटिव किया तो 2 जूल वाला भी रुक गया, लेकिन 5 जूल वाला नहीं रुका। फिर मैंने उसे और नेगेटिव किया, फिर ये 5 जूल वाला भी रुक गया। फिर मैंने और नेगेटिव किया, पीछे 7 जूल वाला भी रुक गया। लेकिन मैं देख रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट अभी भी बढ़ते जा रहा है। मैं नेगेटिव तो कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट तो कम हुआ, एमीटर से दिख रहा है, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक करंट कुछ तो फ्लो कर रहा है। मैं तब तक अपने पोटेंशियल को नेगेटिव पर ले जाता रहूंगा जब तक मुझे एम्पियर मीटर 0 एम्पियर शो नहीं कर देता।
अब इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर मुझे I0 मिलने लग जाएगा, मैं कहूंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और सोचो वो कब संभव होगा। मैंने क्या किया, पहले जब इलेक्ट्रिक करंट इस कंडीशन में क्यों आता है, क्योंकि वो मोटिवेट होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने के लिए। लेकिन अभी मैंने उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के विपरीत काम करना चालू किया, क्योंकि बेटे वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, उसकी वैल्यू होती है EV नॉट, ईवी होती है उसकी वैल्यू, कितनी होती है EV। इवन मुझे कहना चाहिए EV भी नहीं, मुझे कहना चाहिए Q इंटू वी। Q इंटू वी ये होती है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जिस पोटेंशियल एनर्जी के कारण ये यहां पर आ पा रहा है, आपने पढ़ा भी है, वर्क डन डिवाइडेड बाय Q नॉट बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहीं से फॉर्मूला निकलता है। तो ये QV, अभी Q के प्लेस पे कौन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और V मतलब V है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। तो शुरुआत में इतने पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वो कोई भी चार्ज जो था वो इस पोटेंशियल एनर्जी से यहां पर आ जा रहा था, मोटिवेट हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने रिवर्स पोटेंशियल देना चालू किया, अब यही पोटेंशियल डिफरेंस उनको काउंटर करने लग गया। और काउंटर किस फॉर्मेट में कर रहा है बेटे, काउंटर इस फॉर्मेट में कर रहा है कि यही चीज अब हाफ mv स्क्वायर के बराबर हो जा रही है। यानी कहने का मतलब है, जब ये 1 जूल से आने वाला एनर्जी वाला रुक क्यों गया, क्योंकि जब हमने नेगेटिव पोटेंशियल को इतना करा होगा, EV करा होगा, और वो EV इस 1 जूल के यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन रुक गया होगा। लेकिन ये V इतना समर्थ नहीं था कि इस वाले को रोक पाता, तो फिर हमने V को और कम किया, यानी V को और निगेटिव किया, निगेटिविटी में बढ़ाया, निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं हम, घटा नहीं रहे, निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, मतलब उसके डिमोटिवेशन को और हाई कर रहे हैं। तो हमने V को और हाई किया न्यूमेरिकली, लेकिन नेचर उसका कैसा है, नेगेटिव, यानी कि वो इस बार इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा, अपोज करेगा, लेकिन अब अमाउंट बढ़ गया, और तो उसने 2 वाले को भी कर दिया। फिर उसने, तो अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीटली जीरो हो जाए, तो उसके लिए हमें सबसे हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकना पड़ेगा। तो बेटे क्या मुझे यहां पे यूज करना चाहिए वर्ड की हाफ mv स्क्वायर, किसका वाला, मैक्सिमम। यानी अगर मैं कहता हूं ये मैक्सिमम हो गया, तो ये V रिप्रेजेंट हो जाएगा V नॉट से, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा इसे। ये V उस समय V नॉट बन जाएगा, और ये V नॉट होगा कौन सा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब बेटे क्या होने वाला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब वो होगा ऐसा पोटेंशियल जिसके कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक करंट, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, जो फोटो करंट है, वो जीरो हो जाए। मैं दोबारा बोलूंगा क्योंकि बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, मैं दोबारा बोलूंगा, समझना जरा। हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा कायदे से, उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते नहीं है वैसे, लेकिन स्टिल हर एक इलेक्ट्रॉन को अगर रोकना है, फ्रीज करना है, यहां नहीं पहुंचने देना, तो मैं कुछ नेगेटिव पोटेंशियल करूंगा जैसे ही, तो वो रुक जाएगा, है ना। अब वो डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी लेकर वो आ रहा है। जैसे ये सबसे पहले वाला जो है, इसके बाद कम एनर्जी है, तो इसको मैं थोड़ा सा नेगेटिव जैसे ही करूंगा, V की कुछ सर्टेन वैल्यू रखूंगा, V इंटू E मल्टीप्लाई करके उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा, काउंटर हो जाएगा, वो रुक जाएगा। लेकिन वो रुका, उसके पीछे जो हायर एनर्जी से आ रहे हैं वो नहीं रुके, तो उसके लिए मुझे अपने V की न्यूमेरिक वैल्यू को और बढ़ाना पड़ेगा, या दूसरे शब्दों में नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा। नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहा हूं मैं, नेगेटिव तरफ, यानी कि पोटेंशियल, वो चीज अब डीमोटिवेशन बन गई, अब वो रिपल्शन की पावर बढ़ गई उसकी। तो जैसे ही मैंने वो रिपल्शन की पावर V1 की जगह V2 किया होगा, ये भी रुक गया, V2 की जगह फिर V3 किया होगा, वो भी रुक गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि कंप्लीटली रुक जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे पोटेंशियल को हम कहते हैं V नॉट या VS, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एम्पीयर मीटर में जीरो करंट दिखाई देगा। और ये आप, मैंने मैक्सिमम क्यों लिखा, ये लिखा इसलिए क्योंकि EV नॉट उस समय मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, यानी कि EV नॉट या EVS जो हो गया, वो काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रखने वाला इलेक्ट्रॉन था, उसके जैसे ही हम बराबर कर देंगे, तो मुझे बताओ क्या मेरा फोटो करंट जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये सिर्फ इतनी सी कंडीशन। कोई आपसे कभी भी पूछे कि ये फोटो करंट जीरो कब हो जाएगा, आप उसको सिर्फ बोलना कि जब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन का जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर वो काइनेटिक एनर्जी यानी कुल मिला के पोटेंशियल एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी वो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अगर उसको भी रोक देती है, तो बीच के तो सबको रोक देगी। तो ये कंडीशन बनी, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू और इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो और समझ में आएगा। लेकिन बात तो कुल मिलाकर के इतनी सी है। मैं नोट्स दूंगा टेलीग्राम में, आप देखना, मैंने पूरा तरीके से कहानी के फॉर्मेट में लिखा, उससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी भी हो जाएगी। यही चीज जो मैं बोल रहा हूँ लिटरली ऐसे ही भाषा में लिखा हुआ है नोट्स, तो टेलीग्राम में देखना। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या, वही चीज है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये मैंने यहां पर पोटेंशियल, अब देखो ये पोटेंशियल में ये नेगेटिव पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल की तरफ हम जा रहे हैं। अब हमने क्योंकि पोटेंशियल को अपने क्या कर दिया, पोलैरिटी चेंज कर दी नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए हम इस तरफ जैसे ही जाने चालू करेंगे, तो किसी सर्टेन पॉइंट पर, जैसे इस पॉइंट पर मेरा इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया। हम जानते हैं कि एक्स एक्सेस पे y जीरो होता है, y के प्लेस पे यहाँ पे कौन है, करंट है, तो करंट इस एक्सेस पे जीरो हो गया, यानी कि इस पॉइंट पर हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया।
अब हुआ क्या होगा समझो, हम यहाँ पीछे से आना हमने चालू किया होगा, सोचो हमारा पोटेंशियल कुछ रहा होगा, हम पीछे को आना चालू कर रहे हैं, यहाँ तक हम आएंगे, लेकिन इस जर्नी के दौरान क्या हुआ देखो, जैसे ही मैं यहाँ आया मेरा इलेक्ट्रिक करंट कम 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 कम, जैसे जैसे मैं यहाँ को बढ़ रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट कम हो रहा है, क्यों हो रहा होगा करंट कम, सोचो अब वही चीज जो मैंने बताई, जैसे ही आप पोटेंशियल को नेगेटिव 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 कर रहे हो, वो छोटे मुटके एनर्जी रखने वाले इलेक्ट्रॉनों को रोकता रह रहा है, रोकता रह रहा है, रोकता रह रहा है, रोकता रह रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट कम 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 होता रह रहा है। लेकिन एक लिमिट ऐसी आ गई कि आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इतना नेगेटिव कर दिया कि सबसे एनर्जेटिक जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसकी फैमिली भी रुक गई, यानी कि वो लोग भी रुक गए, यानी कि अब आपको करंट यहाँ पे कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। इतना इजी है, बस यही है इसका ग्राफ, ठीक है। तो आपको जो ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये जो आपको चीज दिखाई दी ना ये वाली, कि ये इलेक्ट्रिक करंट घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है, फाइनली जीरो हो जा रहा है। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, घट क्यों रहा है इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि वो लोग काउंटर होते रह रहे हैं उस पोटेंशियल से, लेकिन अब आपने पोटेंशियल को एक ऐसी लिमिट तक पहुंचा दिया जिसके बाद एनर्जेटिक से एनर्जेटिक, अब आप इसके बाद कितना भी वी वो कर लो कभी भी ये बढ़ेगा नहीं, अब इलेक्ट्रिक करंट जीरो ही रहेगा हमेशा, यानी कि अब इलेक्ट्रिक करंट जीरो ही रहेगा चाहे पोटेंशियल को कितना भी नेगेटिव कर लो। एक बात, अब यही चीज को हमने अलग अलग सिचुएशंस में किया। एक तो हमने ये केस किया न्यूमन फ्रीक्वेंसी के फोटोन के साथ किया, क्योंकि देखो क्या हुआ, लेकिन आपका मन कर रहा है कि यार इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया, अब आपका मन कर रहा नहीं यार इलेक्ट्रिक करंट चाहिए मुझे, मेरी बात को हो सकता, मैं मानता हूं कि आपको विजुअलाइज हो रही चीजें है ना। इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल को हमने निगेटिव पे पहुंचा दिया, मान लेते हैं -5 वोल्ट पे पहुंचा दिया, मान लेते हैं बेटे हमने मान लेते हैं कि हमने उसे -5 वोल्ट पे पहुंचा दिया, कहां पे लिखूं, मान लेते हैं -5 वोल्ट पे पहुंचा दिया और करस्पॉन्डिंग करंट मुझे कितना मिल गया, जीरो मिल गया। अब फिर मुझे पता नहीं शैतानी सूझी, मैंने कहा यार -5 वोल्ट हो गया, मतलब ये मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आ चुका है, एनर्जेटिक से एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी रुक चुका है, करंट जीरो गया। मैंने कहा कहां से यार इलेक्ट्रॉन चलने लग जाते, लेकिन इसी पोटेंशियल पर, मैं पोटेंशियल को नहीं बदलना चाहता, क्या करूंगा, मैं बोल रहा हूँ यार क्या करूं मैं कि मेरा वो हो जाए, तो मेरे पास एक तरीका है, मैं क्या कर सकता हूं, यहां से इंसिडेंट जो लाइट थी उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूंगा। जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एच न्यू यानी कि एनर्जी बढ़ जाएगी फोटोन की, और फोटोन की अगर एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो जो टोल टैक्स कटवाना होता है रास्ते में, जो उसका पर्ची कटवानी होती थी थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो तो उतनी ही कटेगी, अभी उसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे पहले 5 जूल एनर्जी में से 3 जूल दे देता था, 2 जूल से बाहर निकलता था, अभी 10 जूल दूंगा तो 3 जूल दूंगा तो 7 जूल से बाहर निकलेगा, तो अब पहले 2 जूल से निकलता 7 जूल से, एनर्जेटिक हो गया। तो इसका मतलब अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को यहां से इंक्रीज कर दिया इंसिडेंट लाइट की, और पोटेंशियल को जो था वैसे का वैसा ही रहने दिया, यानी कि यहां का यहां पे छोड़ दिया, लेकिन मैं फिर देखूंगा करंट जीरो नहीं, या फिर से आने लग गया, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप, मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक करंट फिर से आने लग जाएगा। इसलिए ये नहीं कह सकते कि आप स्टॉपिंग पोटेंशियल कोई फिक्स चीज है, नहीं, किसी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, यानी कि गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स कर सकते हो आप। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, अगर यहां रेड कलर की लाइट जा रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की कुछ वैल्यू आएगी, येलो कलर की लाइट आएगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और आएगी, और क्या होगी, और ज्यादा नेगेटिव होगी कायदे से, अगर आप दिमाग से सोचो तो, क्योंकि रेड कलर की लाइट से जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकल पा रहे थे, आपने उन्हें रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेट कर दिया जिसपे कोई भी नहीं आ रहा। अब आपने देखा कोई नहीं आ रहा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, सब रुके हुए, लेकिन आपने तुरंत क्या किया, रेड लाइट को ग्रीन लाइट से बदल दिया। जैसे ही आपने ग्रीन लाइट से बदला, ग्रीन लाइट ने ज्यादा एनर्जी फेंकनी चालू करी, तो फिर कुछ इलेक्ट्रॉन फिर से मूव करना चालू कर गए, इलेक्ट्रॉन करंट दिखने लग गया हमें, करंट। फिर हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल को और कम किया, नेगेटिव किया, ताकि ये भी रुक जाए, ये भी रुक गए ग्रीन वाले, लेकिन हमने तब तक वहां से इंसिडेंट लाइट को बदल के ब्लू कर दिया, और फिर वो भाग करके इलेक्ट्रिक करंट दिखने लग गया, फिर हम उसे घुमा करके और नेगेटिव कर रहे हैं, तब जाकर के ब्लू वाला भी रुक पा रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कहानी क्या होती है। इसीलिए बच्चों जब हम कह रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ है, ये चीजें ना इसीलिए क्वेश्चन में कैसे ही बन जाएगी, इसलिए सेपरेट लेक्चर लिया कॉन्सेप्ट का, ये क्वेश्चन से कवर होने वाली चीजें नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, ये समझने वाली चीज है। अभी इसका ये वाला पार्ट समझने वाला है, फिलोसॉफिकल पार्ट है इसका, ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद तो क्वेश्चंस में हम कर ही लेंगे, क्वेश्चन फिर देख के करोगे, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमें क्या समझ में आया सर, हमें ये समझ में आया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल रेड लाइट के करस्पॉन्डिंग अगर कुछ है तो येलो लाइट के करस्पॉन्डिंग कुछ और होगा, ग्रीन लाइट के करस्पॉन्डिंग कुछ और होगा, ब्लू लाइट के करस्पॉन्डिंग कुछ और होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब इसने वही काम किया, जैसे इसने अब आप देखो ना क्या किया, सेम टू सेम काम हुआ है कि नहीं हुआ। ये न्यू1 न्यू2 न्यू3 कौन है बेटे, न्यू1 न्यू2 न्यू3 सर कुछ और नहीं बल्कि आपकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। आप ही तो कह रहे थे सर कि अभी आपने रेड किया, अभी आपने येलो किया, ग्रीन किया, ब्लू किया, बस उसी ने उसको V1 V2 V3 नाम दे दिए। तो V1 को आप V1 ना कह के, अगर आपका मन कह रहा तो आप रेड कह दो, V2 को आप बेटे ग्रीन कह दो, और इस वाले को आप वायलेट कह दो। तो आप उस लिहाज से समझो इस बात को। यानी कि रेड कलर वाला जो था, मैं कोशिश करता हूं रेड वाले को मैं रेड टाइप का दिखा देता हूं, उस रेड को रेड से इंडिकेट कर देता हूं,
हाँ ठीक है, ग्रीन वाले को किससे इंडिकेट कर देता हूँ सर? ग्रीन वाले को अगर आप बोलो तो ग्रीन से इंडिकेट कर देता हूँ। ये ग्रीन को ग्रीन से इंडिकेट कर दिया, पता नहीं आपको दिख रहा नहीं दिख रहा। और फाइनली जो वायलेट वाला है उसे वायलेट से इंडिकेट करता हूँ। अब देखो, अब खुद समझो ये ग्राफ क्या, ग्राफ वही बात नहीं बोल रहा जो मैंने अभी बोली थी थोड़ी देर पहले बेटे, एग्जैक्ट बात बोल रहा है सर। क्योंकि रेड वाले के लिए पोटेंशियल जो स्टॉपिंग है वो कम मैंने पढ़ी है, इसके लिए थोड़ा हाई नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए। ब्लू वाले के लिए सबसे हाई चाहिए था, क्योंकि ब्लू वाले से फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण एनर्जी ज्यादा मिल पा रही होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स को, इसीलिए वो ज्यादा तेज भाग पा रहे होंगे, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल को ज्यादा मजबूती से लगाना पड़ेगा। तो इस ग्राफ को देख के तुरंत हम समझ जाएंगे, अगर वो बोलेगा इसकी न्यू3, इसकी न्यू2, इसकी न्यू1 है, तो किसका न्यू बड़ा होगा, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? सर ऑब्वियसली न्यू3 वाले की। अब कुछ बच्चे जो बेचारे समझने की कोशिश नहीं करते या कभी समझ नहीं पाते या कोई समझाता नहीं उन्हें, तो वो ना अपने तरीके से याद करते हैं कि जो ऊपर होगा उसको हम मान लेंगे। ऐसी चीजों में वो गलती करके आ जाते हैं एग्जाम में। अगर हम क्लियर तरीके से सोचें, जितना दिमाग लगाना है अभी लगा लें, हमें सिंगल चीज याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में देखकर हमें चीजें इतनी ऑब्वियस लगेंगी, हम बोलेंगे ये क्या पूछ रहे बच्चों की जैसी चीजें, लेकिन इसके पीछे कड़ी है पूरी की पूरी। आई होप समझ में आ चुका होगा। स्टॉपिंग, ये तीनों ही स्टॉपिंग पोटेंशियल्स है एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे हाई आ रहा है, हाई किस, मैं नेगेटिव पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। वैसे तो पोटेंशियल आप बोलोगे सर ये तो कम हो रहा है, कम नहीं हो रहा बेटे। ये नेगेटिव पॉजिटिव के एस्पेक्ट पे देखोगे तो आपको कम होता नजर आएगा, लेकिन वो मत देखो, यहां बिहेवियर वाइज देखो। ये मोटिवेटिंग पोटेंशियल है, ये डीमोटिवेटिंग पोटेंशियल है। डीमोटिवेशन बढ़ता जा रहा है, यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। गॉट इट? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है मुझे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वास्तव में है। अब इफेक्ट, अभी मैंने इक्वेशंस भी आपको बतानी। एक्चुअली देखो, उस पिछली बात को लेकर के अगर मैं एक इक्वेशन डिराइव कर लूं आपके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो आपको अच्छा लगेगा, जो सर आइंस्टाइन ने दी थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल मिला था। हमने देखा कि जो एच न्यू एनर्जी का जो फोटोन आ रहा था बेटे, वो एच न्यू एनर्जी का फोटोन पहले तो थ्रेशोल्ड मतलब एक वर्क फंक्शन एनर्जी के रूप में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होता है, और बाकी बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाता है कि नहीं? यही होता है। ये बात रही किसी भी एक फोटोन, मतलब किसी भी एक जनरल फोटोन आ रहा है, जनरल इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग। तुम लोग ध्यान से सोचना, अगर मैं कह रहा हूं एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, अगर मैंने यहां पर लिखा हुआ, और कैन आई नाउ रिप्लेस दैट थिंग के ई बाई ई वी एस, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? लेकिन मुझे मैक्सिमम लिखना कितना जरूरी है समझ पा रहे हो ना आप? कई लोग नहीं लिखते, उन्हें सेंस नहीं होता इसलिए नहीं लिखते। वो सोचते हैं कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किसकी काइनेटिक एनर्जी? एक इलेक्ट्रॉन की? नहीं सर, वहां तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, किसकी काइनेटिक एनर्जी को रोकोगे आप? तो हर एक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए अलग अलग पोटेंशियल काम करता है, लेकिन हमें उस अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन को रोकना है जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है। उसके लिए हम जो पोटेंशियल यूज करेंगे उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कह रहे हैं। वाओ! तो बेटे ये जो इक्वेशन अपनी निकली, ये हमारी इक्वेशन निकल गई है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इस पे मैं आपको ग्राफ्स दिखाऊंगा, बहुत कुछ दिखाऊंगा, बहुत ब्यूटीफुल इक्वेशन निकल गई है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने के काम आ सकती है, और बहुत कुछ वगैरह वगैरह। क्वेश्चन तो मैं 100-200 क्वेश्चन आपको इसके पीवाईक्यूज कराऊंगा, ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, देख के करोगे आप। लेकिन वही बच्चा कर पाएगा जो भी मेरे साथ यहां पर टाइम लगा रहा है। देखो, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटो करंट। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ता है इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फोटो करंट? बेटे खुद सोचो, फ्रीक्वेंसी का कोई फर्क पड़ता होगा फोटो करंट पे? जरा सोचने की जरूरत है। जैसे सिंपल सोचो, जैसे सिंपल सोचना, ये मेरे पास ये सिस्टम है, यहां से कैसे भी करके जुड़ा हुआ है आपस में, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता भी। मैं करंट को यहां निकाल रहा हूं, मैं ज्यादा सिस्टम नहीं बना रहा हूं, मैं सिंपल मोटी मोटी बात कर रहा हूं। मुझे दिखा कि यहां से कोई एच न्यू एनर्जी का फोटोन आ रहा है, एच न्यू एनर्जी का फोटोन इसके ऊपर गिर रहा है, और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहा होगा, और उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनने लग जा रहा है। ऑल्दो मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। बट स्टिल चलो मैं ऐसा कर लेता हूं, ठीक है ना, आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। इलेक्ट्रॉन बेटे अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट उस डायरेक्शन में आ रहा होगा, ऐसा करके हम एक रफली समझ सकते हैं। वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी से फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ता होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे फोटो करंट बढ़ता होगा, घटता होगा, क्या होता होगा? कुछ नहीं होता होगा। आप इधर देखो, जो आई होता है वो किसके बराबर होता है? Q बाई टी के बराबर, चार्ज पर यूनिट टाइम। और मुझे एक बात बताइए आप कि जब आप यहां पर इस न्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यू को आप बढ़ा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को, क्या आप चार्ज को बढ़ा रहे हो? मुझे इतना बताओ बस, नंबर ऑफ फोटो, क्योंकि चार्ज कौन है यहां पर? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहां किससे रिलेट करता है? जितने ज्यादा फोटॉन्स आएंगे उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएंगे, और वो भी तब जब वो निकालने में सक्षम होंगे, यानी कि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट होगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि फ्रीक्वेंसी को घटाने या बढ़ाने से आप नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं डाल पाओगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बेटे आप, अगर मैं कहता हूं कि मान लेते हैं कि ये रेड कलर की एक लाइट है
और इसकी कुछ एक सर्टेन इंटेंसिटी है, मान लेते हैं इसकी 50 यूनिट इंटेंसिटी है, इसकी 50 यूनिट इंटेंसिटी है फॉर एग्जांपल। अब आप क्या कर रहे हो कि इस रेड कलर की लाइट को रिप्लेस कर रहे हो ब्लू कलर की लाइट से, फॉर एग्जांपल आपने कर दिया, आपने ब्लू कलर की लाइट से जैसे ही इसे रिप्लेस किया, आपने सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज की है, इंटेंसिटी पे तो कोई फर्क नहीं आया, इंटेंसिटी उतनी है, क्योंकि हम जनरल यही मान के चलेंगे, हम यही मान के चल रहे हैं कि आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की है। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की है बेटे, तो आपने इंटेंसिटी पे कोई चेंज नहीं किया, यानी कि अगर अभी 50 निकल रहे थे तो अभी भी 50 मान लेता हूं, यूनिट से 50 समझ लेता हूं कि अगर 50 फोटोन निकल रहे थे और मान लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो पा रहा था, यानी कि दोनों ही लाइट कैपेबल हैं इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए, तो 50 फोटोन अब भी 50 ही इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे, तो क्यू पे तो कोई फर्क आएगा नहीं। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी बदलने से इलेक्ट्रिक करंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहा फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, बदल दो। अब आप में से कुछ बच्चे जरूर ये कह सकते हैं कि सर आपने फॉर्मूला बताया था I बराबर NH न्यू डिवाइडेड बाई T इंटू ए, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं आपको, जब भी आपके सामने ऐसा कुछ स्टेटमेंट आए कि फ्रीक्वेंसी बदल रही है, तो ये मानकर चलना कि कोरस्पॉन्डिंगली नंबर ऑफ फोटॉन्स भी कम हो जाते हैं, मतलब अगर वो बढ़ रही है तो कम हो जाएंगे, ताकि इंटेंसिटी कांस्टेंट रहे। यानी फ्रीक्वेंसी का बढ़ना डायरेक्टली इंटेंसिटी को नहीं कभी बढ़ाता, फ्रीक्वेंसी का बढ़ाना कभी भी डायरेक्टली इंटेंसिटी को नहीं बढ़ाता, जब तक वो स्पेशली आपको ना कहे कुछ बात कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी है और नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट है, तब तक आप यही मानोगे कि फ्रीक्वेंसी से इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर इंटेंसिटी बढ़ सकती है अगर n को कांस्टेंट रखा जाए, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं रखा जाता, फिर हमारे इन जनरल यही चलता है कन्वेंशन। तो मैंने आपको ये भी बता दिया क्योंकि लूप होल रहता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एक फोन आ रहा है, एक मिनट यार। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो इस तरीके से बेटे मैं ये कहना चाहता हूं कि फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता फोटो करंट को। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फोटो करंट कांस्टेंट ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो भी वो कांस्टेंट रहेगा। बस हाँ अच्छा इतना है कि फ्रीक्वेंसी घटा के ऐसा ना हो कि आप थ्रेशोल्ड से कम कर दो, फिर तो फोटो करंट जीरो हो जाएगा, फिर तो हम बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसलिए ये एक चीज होती है, इंडिपेंडेंट होता है। अब ग्राफ्स के थ्रू हम पूरी की पूरी बात को कवर करेंगे, कम से कम 5-6 ग्राफ है, और सारे ग्राफ में आपको देखो एक एक करके सारे ग्राफ समझाऊंगा, और उसके बाद फाइनली हम सारे ग्राफ को एक बारी में देख लेंगे और एक चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। आ जाइए, देखिए, देखो ये पहला ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच में। ये किसके बीच में बेटे ग्राफ? काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है। अब इसे समझते हैं। अब देखते हैं, हमें एक ही इक्वेशन हमारे काम की है, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये क्या कह रहा है? काइनेटिक एनर्जी और किसके बीच का? फ्रीक्वेंसी के बीच का। तो फ्रीक्वेंसी ये है। अब मैं आपको हमेशा कहता हूं, मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स जब भी पढ़ाई है स्ट्रेट लाइन पढ़ाया है, मैंने कहा कुछ पढ़ो मत पढ़ो, स्ट्रेट लाइन, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ लो। लॉगरिथम भी इतना जरूरी नहीं है वैसे, लेकिन स्ट्रेट लाइन और ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन भी, उसमें भी डिफरेंशिएशन। तो बेटे मैंने आपको बताया है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लाइन की फेमस इक्वेशन 1000 बार यूज होती है, वही फिर यूज होगी यहाँ पे। यानी कि कहने का मतलब इतना है इसका मोटा मोटा कि यहाँ पे हमारी y एक्सिस है, यहाँ पर हमारी x एक्सिस है। प्लीज यार वो देखना जरूर चैप्टर है, वो जो मैंने बोला वन शॉट, स्ट्रेट लाइन वगैरह, वरना पूरी बात तो मैं नहीं समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, पूरा जब नहीं समझाऊंगा, आधा समझाऊंगा। देखो ये जो y इंटरसेप्ट है, जहां पर ये लाइन y एक्सिस को कट करती है, वहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसे c कहते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट 0, c हो गया। इस लाइन ने जो भी स्लोप बनाया बेटे उसको m कहते हैं, वो स्लोप तुम्हें ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इतनी सी बात होती है। मोटा मोटा तुम्हें अपने लोगों को इसलिए बता देता हूं कि m जो होता है वो कहीं ना कहीं tan थीटा के बराबर होता है, और थीटा अगर आपका ग्रेटर देन 90 या थीटा आपका लेस देन 90 होगा, यानी कि अगर थीटा एक्यूट है, जैसे इस केस में थीटा एक्यूट है, कैसे पता? देखो लेस देन 90 है, 90 से छोटा है, देखो 90 डिग्री से छोटा है, तो उस समय हमारा जो m की वैल्यू होती है बेटे वो पॉजिटिव कंसिडर की जाती है, और m की वैल्यू नेगेटिव कंसिडर की जाएगी कब? जब हमारा जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा। यानी कैसे केस में हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं? अगर लाइन तुम्हारी ऐसी टाइप की है ना, तो इसमें स्लोप पक्का 100% नेगेटिव है, इसके केस में स्लोप पक्का पॉजिटिव है। नेगेटिव क्यों है सर इसमें? क्योंकि तुम देखोगे 90 से ज्यादा एंगल बन रहा है। क्या एंगल 90 से ज्यादा है? बिल्कुल सर 90 से ज्यादा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्या समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? तो बस यही बात है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको कंपेयर करें, अगर हम एक एक्सिस में हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को डाल दिया और इस तरफ हमने डाल दिया फ्रीक्वेंसी को, इस तरफ एक्स एक्सिस में, तो एक बार चेक करते हैं इनके अकॉर्डिंग चलते हैं। यानी इसने काइनेटिक एनर्जी को कहाँ डाला? वाई एक्सिस की तरफ डाला हुआ है, और फ्रीक्वेंसी वाले को इसने एक्स एक्सिस की तरफ डाला हुआ है। तो ये फॉर्मेट लाने के लिए वाई को अकेला छोड़ना पड़ेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को अकेला छोड़ दो, बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट। ये हो गया। तो y इज इक्वल टू, देखो ये एक क्या है, m क्या होता है? स्लोप, और स्लोप क्या रहता है लाइन के लिए? हमेशा कांस्टेंट। तो इसका मतलब जो ये x पे कौन है बेटे? आपका न्यू।
न्यू एक्स पे है इसीलिए ये, क्योंकि एक्स एक्सेस पे सटा हुआ है इसलिए इससे जुड़ा हुआ फैक्टर कोई नहीं होगा, एम होगा। तो कंपैरिजन से ये एम हो गया। तो ये जो चीज रही है कुछ और नहीं बल्कि सी बनी हुई है पूरी की पूरी। अगर मैं तुम्हें इसे थोड़ा सा सेटल्ड तरीके से करके दिखाऊं तो काइनेटिक एनर्जी बराबर एच इंटू न्यू प्लस माइनस का एच न्यू नॉट आ गया। और तुम ध्यान से देखोगे पूरी की पूरी चीज कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है कि नहीं है? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी मेटल के लिए कांस्टेंट होती है। और यहां जो ये सी था बेटे y इक्वल टू, ये सी भी एक कांस्टेंट ही था। तो एग्जैक्टली आपने का कंपैरिजन कर लिया। कंपैरिजन से समझ में आया, कंपैरिजन से हमें क्या समझ में आया कि ये वाली जो चीज है ये y एक्सिस पर है, ये इसका m है, ये इसका x है और ये इसका कांस्टेंट टर्म है। अब तुम आसानी से देखो ग्राफ कैसा बनना चाहिए। ग्राफ y एक्सिस x एक्सिस बनाई, इसका c ध्यान से देखिए नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है। अगर c नेगेटिव है तो लाइन पक्का कैसी बननी चाहिए? मैं तुम्हें लाइन बना के दिखाता हूं। लाइन ऐसी होनी चाहिए, c नेगेटिव यानी कि कितनी है नेगेटिव में वैल्यू उसकी माइनस एच, यानी 0 कॉमा माइनस का एच न्यू नॉट, ये वैल्यू होगी इसकी। यानी जैसे मैंने c को ऊपर करके दिखाया था, तुम माइनस एच न्यू नॉट डिस्टेंस नीचे जाओगे। अब यहां से लाइन कैसी बन सकती थी? लाइन ऐसी भी बन सकती थी बेटे, लाइन ऐसी भी बन सकती थी। कौन सी चूज करोगे? m के नेचर के अकॉर्डिंग। m कैसा है? यहां h कैसा होता है? पॉजिटिव, क्योंकि m h पॉजिटिव है 6.6। तो m पॉजिटिव है तो लाइन कैसी बननी चाहिए? एक्यूट वाली, यानी इसको कंसिडर करना चाहिए ना कि इसको। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके अब मुझे बताओ क्या ये ग्राफ तुम्हें समझ में आ रहा है कि कैसे बना होगा? सोचो अब, क्योंकि अगर तुम इसे एक्सटेंड करोगे पीछे की तरफ, अगर आप इसे एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ बच्चों, अगर आप इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे ना यहां की तरफ, तो ये यहां कहीं पे जहां पर, जब आप इसे एक्सटेंड करोगे पीछे की तरफ, जब आप इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इस पॉइंट पर, जब आप इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो ये पॉइंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? आपके सामने वहां लिखा हुआ है, अभी मैंने बताया भी था। और ये क्यों एक्यूट बना, एग्जैक्टली सारी बातें समझ में आ रही है। आप खुद एक बात और समझ सकते हो कि हम जानते हैं कि x एक्सिस पे y 0 होता है, यानी x एक्सिस एक तरह से ये है, यानी कि फ्रीक्वेंसी की एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। यानी कुल मिलाकर कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि इस पॉइंट पर ही काइनेटिक एनर्जी 0 होगी? या फिर आप यहां भी सोच सकते थे, मैथ्स पे आ गया हूं मैं अभी। हाँ देखना जरा मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं इफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, ये क्या कहता है मुझे? ये कहता है अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो एच न्यू बराबर हो, नेगेटिव इधर आके एच न्यू डैश नॉट इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, न्यू बराबर न्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। मुझे बताओ कितनी ज्यादा सेंसिबल बात कही है मैथ्स ने। मैथ्स कह रही है अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दोनों सेम थी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने जितनी फ्रीक्वेंसी फेंकी वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी के कोरिस्पॉन्डिंग एनर्जी अगर उसको वर्क फंक्शन में ही लग गई तो काइनेटिक एनर्जी में बचा क्या? कुछ भी नहीं। ये वही केस है कि आपको मेटल को चाहिए 5 जूल एनर्जी और आपने 5 ही जूल एनर्जी फेंकी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0 ही होनी चाहिए। क्या बात है, मैथ्स कहती है, वही कहती है। समझ पा रहे हैं आप क्या कहा मैथ्स ने? मुझे कुछ कहने के लिए मैं तो निशब्द हो गया अभी बोल करके, लेकिन एक ग्राफ समझ में आया क्या? मैथ्स लगती है इसमें मजेदार तरीके से। मैं 100% बहुत क्लैरिटी के साथ बहुत बिंदास हूं उसमें। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही थी तो बताया करो मुझे। इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूं स्ट्रेट लाइन मस्ट है, नहीं देखा तो समझ में नहीं आना चाहिए आपको टॉपिक। पता नहीं क्यों मैं बता दे रहा हूं इतना, वरना जरूरत नहीं होनी चाहिए थी अगर किसी ने वो लेक्चर देखा हुआ। मैं खोल सकता हूं उस टॉपिक को यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, लेकिन खोलूंगा नहीं क्योंकि वो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि ये चीज बार बार आई है। अब इधर देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। आपको कुछ नहीं करना, आपके पास इक्वेशन एक ही है, उसे इक्वेशन से करना है, याद थोड़े ना करोगे इन डायग्राम्स को। आप बोलोगे फिर से, आप बोलोगे एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम वाला याद आ गया हमें, क्यों? क्योंकि हमें पोटेंशियल को लाना है स्टॉपिंग। तो हम एक तो फ्रीक्वेंसी तो दी है बेटे, अभी मैंने ध्यान से समझाया, पीछे फालतू का थोड़ा ना समझा रहा था। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन के आगे ना वैसे मैं लगा भी सकता हूं, नेगेटिव नहीं भी लगा सकता हूं। नहीं लगाऊंगा तो फिर ये अंडरस्टूड होगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो ये क्वांटिटी अपने आप में इटसेल्फ नेगेटिव है, इसे आप मना नहीं कर सकते। अभी फिलहाल अभी मुझे क्या चाहिए था? वाई एक्सेस में किसे रखा हुआ? स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये किसको क्या मान रहा होगा वर्सेस फ्रीक्वेंसी ना। अब ये भी तो समझ नहीं आ रहा है किसको क्या मान रहा है। मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी इसे समझ रहा है मेरे हिसाब से, और ये इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ रहा है, तो इसे वी एस कह लेता हूं मैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल की एक्सेस है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को उसने वाई एक्सेस में रखा है, इसको एक्स में। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर वाई एक्सेस में तो मैं इसे प्रिजर्व करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी निकालना है, तो मैं y को अकेला छुड़वाने की कोशिश करूंगा, बाकियों को इधर भेजता हूं। ऐसा मुझे y को अकेला छुड़वाना है, इसलिए बेटे क्या करूंगा, ऐसा। आई होप दिस इज क्लियर टू। बस y हो गया, ये y हो गया, ये मेरा x था। तो मैं कवर करता हूं चीजों को, ये देखो, उधर ना लिख के इधर लिख देता हूं। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है ना।
स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब मुझे बताओ, क्या मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया? दे दिया सर आपने। कैसे दिया बेटे? ये कुछ और नहीं सर m हो गया, ये कुछ और नहीं सर x हो गया, ये पूरा का पूरा सर c हो गया। और c आप देखो, c का नेचर कैसा है? c इज अगेन नेगेटिव। एक्चुअली स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, लेकिन h के आगे नेगेटिव लगाओ तो अल्टीमेटली वो नेगेटिव है। और अगर वो नेगेटिव है तो फिर से मुझे बताओ इसका m कैसा है? इस बारी में m इसका फिर से पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के नेचर को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हम देखेंगे m इसका पॉजिटिव है और इसका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सिंपल सा वही फॉर्मेट लगेगा ना यहाँ पर। हाँ तो एक, हाँ ठीक, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी फिर से इसका नेगेटिव है, यहाँ से ये लाइन ऐसे बनेगी, बस फिर से वही एग्जैक्टली सेम टू सेम चीज हो गई। और अगर आपको कोई बोले m क्या है इस बार का m बेटे h बाई ई है। पिछली बार का m जो था, पिछली बार वाले का जो स्लोप था ना वो कितना था? अगर आप कंपेयर करोगे h था। पिछली बार वाले का स्लोप अगर आपसे कोई पूछता ना वो h था, लेकिन इस बार वाले का h नहीं है, h बाई ई है। समझने वाली बात है, बाकी तो और कुछ नहीं। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया। ठीक है, और कुछ है इसमें बताने जैसा? स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया। चलो एक काम कर लेते हैं, अगर तुमसे कोई पूछता है इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, इस बार ये करके देख लेते हैं एक बार। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो गया तो ये जीरो रखोगे तो ये नेगेटिव वाला इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। एक बार चेक करते हैं क्या हो रहा है। फिर से वही निकल के आ रहा है कि न्यू बराबर न्यू नॉट, यानी कि ये किस जगह पे ऐसा होता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो जाएगा? जिस समय न्यू नॉट और न्यू एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये जो चीज लिखी हुई है यहाँ पर, जहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हुआ, वो पॉइंट न्यू नॉट का पॉइंट है, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। ये हमें यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। और आप समझ पा रहे हो ऐसा क्यों कहना चाह रहा होगा? ऐसा इसलिए कहना चाह रहा होगा, समझना जरा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? काइंड ऑफ पोटेंशियल ही तो है, बस मेरी भाषा में इसे डिमोटिवेटिंग पोटेंशियल कहते हैं, यानी नेगेटिव पोटेंशियल है। यानी ये नेगेटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, ये अपने पास नहीं आने दे रहा है, यानी करंट को कम कर रहा है। अगर ये मोटिवेटिंग होता, इलेक्ट्रॉन को आने देता, करंट को आने देता। अब मुझे बताओ, जब आपने इंसिडेंट रेडिएशन उतना ही फेंका जितना वर्क फंक्शन था, आपने 5 जूल की एनर्जी दी और 5 जूल ही इसका वर्क फंक्शन था, क्या करंट फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। करंट फ्लो करने का मतलब ना तो ये डिमोटिवेटिंग है ना भी ये मोटिवेटिंग है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है। समझने वाली बात है, ठीक है ना? ये समझने वाली बात है जो मैंने कही यहाँ पर। आई होप बच्चों यू आर गेटिंग दिस थिंग। इसमें ना मैंने आपको जो समझाया ना, मेरे मन में आ रहा था, इस वी नॉट को नेगेटिव कंसिडर मत करो इसकी वैल्यू को। यहाँ पे ये नेगेटिव इसलिए है क्योंकि क्योंकि इसके आगे नेगेटिव का सिंबल लगा हुआ, बस। ठीक है, बस हो गया। और ना ही हमें ई के सिंबल को नेगेटिव लेने की जरूरत है, बस दैट्स ऑल। जो दिख रहा है नेगेटिव वही नेगेटिव है, बस ये समझना है हमें। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव नहीं है इसलिए पॉजिटिव है, इसलिए उसका स्लोप। अब आता है नया, बोला फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। वैसे तो मैंने बताया आपको, लेकिन फिर बता देता हूँ, मतलब हो ही जाएगा फिर से। देखो एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो फ्रीक्वेंसी को उसने ये भी ना हमारे लिए उल्टे ही काम कर रहा है बार बार। इसने इस बार काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सिस में रख दिया और इसको एक्स एक्सिस में। तो काइनेटिक एनर्जी बेटे अगर वाई एक्सिस में रखी हुई है, ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस में रखी हुई है और फ्रीक्वेंसी को उसने रखा हुआ एक्स एक्सिस में। तो फिर से आपको वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट बनाना है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस बच्चे ने ये नहीं देखा उसको अजीब लग रहा होगा, लेकिन जिसने देखा उसको क्लैरिटी आ रही है, क्योंकि मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ हर पॉइंट पे, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी ये काइनेटिक एनर्जी अकेले है, बहुत अच्छी बात है। एच न्यू माइनस का वो इधर आएगा, उसको ऐसे लिख देता हूँ, बार बार लिखने में पड़ रहा है। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना आ गया? एच न्यू प्लस माइनस का एच न्यू नॉट। बेटे मेरे पास सीधे सीधे वाई ये हो गया, ये तो एक्स के फॉर्मेट में है इसलिए ये जरूर एम हो जाएगा, और ये वाला टोटल क्या हो गया? सी हो गया। तो सी कैसे जा रहा है? नेगेटिव जा रहा है, तो इसलिए सी तुम्हें दिख रहा होगा नेगेटिव। अगर तुम इसे पीछे एक्सटेंड करोगे, अगर आप इसे पीछे एक्सटेंड करोगे बच्चे ऐसे करके, तो तुम्हें दिखना चाहिए कि सर ये पीछे, मुझे इतना बताओ कमेंट सेक्शन में कि इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, मैं मान जाऊंगा। तुम्हारे सामने लिखा है वैसे। रही बात, मुझे आप ये बताओ इसका कमेंट सेक्शन में इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप कितना होगा लाइन का, ये भी तुम मुझे बताओ। सारी इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी गई है, अब तुम्हें ही बताना है, ठीक है? मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये ग्राफ है, ये है इलेक्ट्रॉन करंट, ये है फोटो करंट का बेसिकली, और लाइट की इंटेंसिटी का तो मैं बता चुका हूँ, शायद नहीं बताया क्या? बता दिया ना मैंने? नहीं बता। देखो चलो, इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? इंटेंसिटी मतलब होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने का मतलब है बेटे आप नंबर ऑफ फोटो करेंट्स बढ़ा रहे हो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हो। और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ाने का सिर्फ मतलब इतना है कि आप फोटो करंट बढ़ रहा है, यही तो मतलब है इसका। लेकिन ये सारी चीजें स्टार में टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। क्या है टर्म्स एंड कंडीशन? कि न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू नॉट।
अगर तुम्हारी फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो थ्रेशोल्ड से बड़ी नहीं है, फिर तो तुम इंटेंसिटी कितनी बढ़ाते रहो, कितने फॉर्मूले लगाते रहो कि भाई इंटेंसिटी बढ़ रही है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे, ये बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा। अरे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पहले लायक तो नहीं चाहिए, इसलिए टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है। देखो इसने भी समझदारी से काम लिया, इसने भी लिखा है, इस बात को लिखना पड़ेगा। अब तुम कुछ भी करो, इंटेंसिटी और इसके बीच में क्या रिलेशन आ गया, डायरेक्ट रिलेशन आ गया। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा फोटो करंट। लॉजिक क्या है सर, इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट होने का मतलब I इक्वल टू QT से ज्यादा चार्ज आ रहा है, और ज्यादा अगर चार्ज आ रहा है तो करंट बढ़ेगा, लेकिन न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू। ठीक है, ये ग्राफिक है, ये फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रिक करंट अभी पीछे बताया था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहो तुम, इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। क्योंकि मैं कहना चाहूंगा कि ऑल्दो हम जानते हैं कि I इक्वल टू NH न्यू T इंटू A होता है, तुम कह सकते हो कि न्यू बढ़ने पर ये बढ़ रहा होगा इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी बढ़ने पर करंट बढ़ेगा, तो न्यू बढ़ने पर करंट बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं। जब हम कह रहे हैं कि न्यू बढ़ रहा है तो हम एडजस्टमेंट क्योंकि जब हम कहते हैं ना न्यू बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली बाकी फैक्टर्स को हम कम कर रहे होते हैं, उसके साथ न्यू के साथ साथ एन काम करता है। मैं कहना चाह रहा हूं, अगर न्यू तुम्हारा बढ़ रहा है 2 गुना तो समझ लो कि एन तुम्हारा आधा हो रहा है। अगर तुम फ्रीक्वेंसी को 2 गुना कर रहे हो तो तुमने नंबर ऑफ फोटॉन्स को आधा कर दिया, तब जाकर इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के बुक पूरी चलती है हमारी वाली, तो हमें मानकर चलना है, जबकि मैं तुम्हें बार बार ये कॉन्ट्राडिक्शन बताता हुआ चल रहा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे। तो इन जनरल हमारी लैंग्वेज में अगर तुम इस पे ध्यान भी ना दो, हमारी लैंग्वेज सिर्फ ये कहती है कि फ्रीक्वेंसी का सिर्फ और सिर्फ मतलब फोटोन की एनर्जी से होता है। यानी एक फोटोन अगर आ रहा है तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बदल रहे हो तो उसकी एनर्जी बढ़ा रहे हो, और एनर्जी बढ़ाने से आप कुछ और नहीं बल्कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो, जिससे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा। तो कुल मिलाकर फ्रीक्वेंसी से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे अल्टीमेट फर्क पड़ता है, जबकि इंटेंसिटी से फोटो करंट पर फर्क पड़ता है। नोट करने लायक बात है यार ये। अरे कुछ रटी रटाई बातें हैं, जो बातें दिख रही है वो बोल रहा हूं आप लोगों को, फिर बोल रहा हूं एक बार। फ्रीक्वेंसी का सीधा सीधा लिंक स्टॉपिंग पोटेंशियल से होगा लास्ट में। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को तुम्हें और ज्यादा कम करना पड़ेगा, और इंटेंसिटी अगर तुम बढ़ा रहे हो तो तुम्हारा फोटो करंट बढ़ रहा है। बस अब मुझे खुद बताओ कि कोई बोलेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए फोटो करंट कांस्टेंट का कांस्टेंट रहता है। और ये क्यों लिख रहा है इस कंडीशन को? क्योंकि अगर ये ना लिखे, अगर ये ही ना हो तो फोटो करंट तो जीरो हो जाएगा, फिर तो फोटो करंट बह ही नहीं रहा होगा। तो कहना चाहता है कि अगर फोटो करंट बह रहा है बढ़िया से और तुम्हारा मन कर रहा है रेड लाइट से ब्लू लाइट कर दो, कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ा, फोटो करंट बहता रहेगा। बस इतना होना चाहिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा का फोटोन गिरना चाहिए। वेरी नाइस। ये वाला मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूं रिटार्डिंग पोटेंशियल में, स्टॉपिंग पोटेंशियल में बता चुका हूं, फिर रिवाइज करा देता हूं। मुझे पता है कि इस तरफ डीमोटिवेटिंग पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल काम कर रहा है। ये वही पोटेंशियल है जो बेसिकली आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का काम करता है। लेकिन अगर रोकते 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 ये वो कंडीशन है जब इसने सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को भी रोक दिया, उसकी फैमिलीज को रोक दिया, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे थे, और उस समय यहां पर I 0 हो गया होगा, तभी तो इस एक्सिस में I 0 होगा, क्योंकि इस एक्सिस में I 0 होना चाहिए, क्योंकि एक्स एक्सिस पे Y 0 होता है, Y के प्लेस पे भी I है। ये दूसरे वाले के लिए ग्राफ है, तीसरे वाले के लिए ग्राफ है, लेकिन इनके स्टॉपिंग पोटेंशियल शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ आप एनर्जी बढ़ाते हो फोटॉन्स की, और फोटॉन्स की अगर एनर्जी बढ़ाते हो तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी भी बढ़ती है, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स की अगर एनर्जी बढ़ती है तो वो डिमोटिवेट नहीं होते जल्दी से, तो उनको डिमोटिवेट करने के लिए और डिमोटिवेटिंग पोटेंशियल लगाना पड़ता है। इसीलिए बेटे ये जो V3 V2 V1 में V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, ये बिल्कुल क्वेश्चन पूछा सकता है। लेकिन ये चीजें कैसी हैं, क्लैरिटी जिस बच्चे को होगी, याद करके नहीं जाना होता इन चीजों को, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही गलती करते हैं, वो याद कर रहे हैं इसको बैठ बैठ कर कि एक ग्राफ ऐसा होगा, रट्टा मार लेता हूं, जो ऊपर दिख रहा है वो नीचे, भाई फंसोगे इसमें। इतना ही है कॉन्सेप्ट, इसको 1-2 बार हल्का सा रिवाइज कर लेने की हो रही होती है। रिवाइज कैसे होगा? क्वेश्चंस करो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ज्यादा रिवीजन अपना ऑटोमेटिकली होता रहेगा। अब क्वेश्चन करने का फायदा जो अगले सेशन में मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है? ये सारे ग्राफ तुम्हारे सामने रख दिए, इसके अलावा कुछ नहीं आता यहाँ से, और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्यारे प्यारे बनेंगे, लेकिन जो बनेगा इस कॉन्सेप्ट के बाहर नहीं बनेगा। मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। अगर आपने तरीके से पढ़ रखा, कुछ बाहर बनेगा भी इसी को मैनिपुलेट करके, तो आप आसानी से उसको कवर कर लोगे। तो आई होप बच्चों कि आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। अभी मेरे पास एक टॉपिक बच गया, मैटर वेव्स। देखो मैटर वेव का क्या, मैटर वेव का सिंपल सा लॉजिक है, ये ड्युअलिटी पर, क्योंकि ये बोलता है कि नेचर लव्स ड्युअलिटी, नेचर को सिमेट्री पसंद है, नेचर लव्स सिमेट्री एज वेल, नेचर को सिमेट्री पसंद है। यानी कि कुछ भी चीज में, जैसे हमारे हाथ ही हैं, ये हाथ दिया, ये हाथ दिया, कितने सिमेट्रिक बनाया है ना, हमारा चेहरा इस तरफ का कितना सिमेट्रिक बना हुआ। तो ये बोला कि रेडिएशन जो था वो पार्टिकल, क्योंकि हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में डिस्कशन किया था कि जो रेडिएशन है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है और वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। जैसे जो मैंने आपको फिनोमेना भी दिखाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हो रहा है ना, ये पार्टिकल बिहेवियर से ही, लाइट के क्वांटम बिहेवियर से ही समझा जा सकता है। अगर आप इसे वेव बिहेवियर से समझने की कोशिश करोगे तो इसका कहना यह होता है कि फोटोन अगर भी पड़ा ना तो लगभग 1 साल बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर।
अगर आप, लेकिन हम देखते हैं प्रैक्टिकली वो स्पॉन्टेनियसली निकलता है एकदम से 10⁻⁹ सेकंड से भी कम समय पे, तो उसको क्वांटम नेचर ही समझा सकता था। तो हमने क्या देखा अभी तक कि जो लाइट होती है, बेसिकली लाइट या रेडिएशन जो होता है, हमने देखा कि वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर या क्वांटम नेचर बिहेव की तरह बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर भी है और क्वांटम नेचर भी है उसके पास। तो सिमेट्री कहती है कि अगर लाइट यानी कि रेडिएशन अगर ये काम करता है, क्योंकि प्रकृति के दो चीजें हैं प्रकृति में, एक रेडिएशन एनर्जी और दूसरा मैटर है ना, एक जड़ है एक चेतन है। तो वो कहता है कि अगर लाइट ये बिहेवियर शो करती है तो मैटर को भी ये बिहेवियर शो करना चाहिए, क्योंकि मैटर हम जानते हैं, मैटर एक तरह से पार्टिकल बिहेवियर तो शो करता ही है, पार्टिकल तो वो है ही मैटर। जैसे बुलेट है, बुलेट चली पार्टिकल की तरह बिहेवियर है, पेनिट्रेशन का बिहेवियर है, वेव के पास स्प्रेडिंग का बिहेवियर है। तो ये कहता है मैटर के पास यार वेव बिहेवियर भी तो होना चाहिए। फिर जैसे लाइट के पास वेव बिहेवियर था, हम मान भी रहे थे, लेकिन देखते देखते क्वांटम बिहेवियर निकल गया, पार्टिकल बिहेवियर निकल गया। तो कह रहा है मैटर के पास वैसे इन जनरल तो हमें बड़ी मात्रा में पार्टिकल बिहेवियर दिखता है कि वो पेनिट्रेशन की प्रॉपर्टी रखती है, रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस बैक होती है, लेकिन ये वेव नेचर भी तो नहीं है कहीं मैटर के पास। डी ब्रोगली ने कहा है, डी ब्रोगली ने कहा है, उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने कहा कि जब आप कहते हो एनर्जी किसी फोटोन की कितनी कहते हो, हमने कहा एच न्यू, उन्होंने कहा किसी फोटोन की एनर्जी कितनी कहते हो, एच न्यू कहते हो। यानी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर के हिसाब से आप देखो तो उस हिसाब से आपको किसी भी वेव की जो एनर्जी होगी वो मिल जाएगी उसकी कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी या उसकी कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ से। फिर उन्होंने एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की एनर्जी की बात करी जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में आता है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, बस एक फॉर्मूले से मैं आपकी उसकी हेल्प देना चाहूंगा, जो कि आगे जाकर आप पढ़ोगे। स्क्वायर रूट के अंदर p² c² प्लस m0⁴ c², ये फॉर्मूला है इसका, आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी मतलब इसमें रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के समीशन से बनती है। नेक्स्ट फ्यूचर क्लासेस में आप पढ़ोगे, लेकिन मैं रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि डी ब्रोगली ने क्या कहा। ऑल दो इसे स्टैंडिंग वेव के कॉन्सेप्ट से भी किया सकता है, लेकिन इतनी जरूरत है नहीं आपको इसकी। लेकिन अगर हम रेस्ट मास की बात करें फोटोन की, तो फोटोन के लिए जो रेस्ट मास है वो मैंने स्टार्टिंग में बोला था 0 है, अब दिखाया भी था आपको। तो उस हिसाब से E बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ p² c² रूट के अंदर pc ओनली। तो बेटे थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को ये बोलता है कंबाइन कर लो, क्योंकि ये इक्वेशन कहीं ना कहीं लीनियर मोमेंटम की बात कर रही है, जो कि पार्टिकल में आता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में p। और ये वाली ऊपर वाली बातें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर में आती है, जहां पर आप वेव की बातें कर रहे होते हो, जहां पर आप समझ पा रहे हो ना, न्यू वहां पे आता है। इन दोनों को कंबाइन अगर आप कर लोगे, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो दोनों E के बराबर है, तो ये बोलता है h न्यू बराबर pc हो गया। यहाँ से बेटे तुम आसानी से कह सकते हो कि P बराबर h न्यू बाई c हो गया, और न्यू अपॉन c कितना होता है, लैम्डा होता है, लैम्डा हो गया। तो यहीं से आप कह सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू, मैंने कुछ एक मिनट, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है ना, हाँ ठीक है, मैंने वो थोड़ा गलत लिख दिया। एक्चुअली न्यू बराबर c बाई लैम्डा होता है, तो न्यू अपॉन c बराबर 1/λ होगा। मेरा ना थोड़ा सा लैम्डा का ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाता हूँ। न्यू अपॉन c बराबर 1/λ होगा, ठीक है। तो न्यू अपॉन c बराबर कितना होगा बेटे, 1/λ होगा, यानी ऐसा होगा। तो लैम्डा बराबर कितना होगा, h/p होगा, यानी दूसरे शब्दों में से h/mv कह सकते हो, और यही डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, ठीक है। ये निकाल के दे दिया उन्होंने, ये निकाल के दे दिया। तो कुल मिलाकर के डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज। अब इसमें देखो कि लैम्डा जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है वेव की, वेव की, और ये v जो है वेलोसिटी जो है ये पार्टिकल की वो है कैरेक्टरिस्टिक। अब ये कहना ये चाहता है कि वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी लैम्डा उतना कम हो जाएगा, वाइज वर्सा। यहीं से तुम्हारी चीजें, हमारी चीजें सारी की सारी निकल करके आती है, ठीक है। और लैम्डा का कम होने का मतलब आप समझ रहे हो कि लैम्डा मतलब वेवलेंथ का कम हो जाना, ठीक है ना, वेव नेचर का कम हो जाना। तो बस यही चीजें होती हैं, ठीक है, यही हम पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक पेन में आपकी तरफ फेंकता हूं तो इस पेन के कोरस्पॉन्डिंग भी एक वेव, इसमें ये भी एक वेव एनवेलप को लेकर के चल रही है, यानी इसका भी वेव बिहेवियर है, लेकिन वो वेव बिहेवियर इतना ज़्यादा नेग्लिजिबल है कि उसे हम जनरल डे टू डे लाइफ में फील नहीं कर पा रहे। लेकिन क्वांटम फिजिक्स की तरफ अगर हम जाते हैं, क्वांटा पार्टिकल्स की तरफ, तो हमें वो बिहेवियर फील होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में। समझ पा रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन
क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल जो होते हैं उनका मास क्या होता है, काफ़ी कम होता है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग उनका लैम्डा क्या होता है, बढ़ जाता है। मास कम होने से लैम्डा उनका बढ़ जाता है। यानी कुल मिलाकर के उनका मोमेंटम अगर ज़्यादा होगा तो उनका लैम्डा कम होगा, अगर मोमेंटम कम होगा तो लैम्डा ज़्यादा होगा। क्वांटम पार्टिकल्स का मोमेंटम कम होता है जिसके कारण उनका लैम्डा ज़्यादा निकल रहा है। ऐसे करके हम उसको रिलेट कर पाते हैं, ठीक है ना। फिलहाल के लिए हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू h/mv ये इक्वेशन निकल के आ पाई है, और इसी पर क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ जब मैं करूंगा तो, ठीक है ना। यही मैटर वेव का कॉन्सेप्ट है। अब ये चीज़ें तो ना क्वेश्चन में ज़्यादा और क्लियर होती हैं, क्वेश्चन में ज़्यादा और क्लियर हो पाएंगे। मेरा जो मेन मोटिव था जो कि क्वेश्चन में कभी क्लियर नहीं हो पाता वो ये वाली चीज़ होती है, क्योंकि इसमें पूरा सेटअप बना करके अगर दिखाया जाए हर क्वेश्चन में प्रैक्टिकली थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, और उसके कारण थोड़ा सा फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है क्वेश्चन कराने में। अभी मुझे लगता है कि जिस भी बच्चे ने ये चीज़ें पढ़ ली हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना जो क्वेश्चन मैंने आपको जहाँ पूछे तो उसका जवाब मुझे चाहिए है। मैं अगर आपको बताऊँ आज के दिन हमने क्या पढ़ा बच्चों, तो आज के दिन हमने स्टार्टिंग करी थी सबसे पहले फोटोन के कॉन्सेप्ट से। हमने देखा कि रेस्ट मास होता है, उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से वो चल रहा होता है। फोटोन कुछ नहीं होता, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही एक पैकेट की फॉर्म होती है, डिस्क्रीट फॉर्म में एनर्जी को हम कंसिडर कर रहे होते हैं। एक फोटोन की एनर्जी जो होती है वो h न्यू होती है, यानी कि फोटोन की एनर्जी न्यू यानी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतने ज़्यादा एनर्जेटिक फोटोन होता है। हमने इंटेंसिटी को पढ़ा कि इंटेंसिटी बराबर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होती है, यानी कि पर यूनिट एरिया पे पर यूनिट सेकंड में कितनी एनर्जी इंपैक्ट हो रही है, पड़ रही है, उसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी। मैंने बताया कि इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन से होगा, ज़्यादा इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन इमिट कर रही है आपका लाइट सोर्स। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको पढ़ा है जो मैं भी बता चुका हूँ, वो कलर से रिप्रेजेंट होती है। अगर आप कलर को रेड से ब्लू की तरफ ले जाते हो तो अब इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो, यानी कि अल्टीमेटली आप फोटोन की एनर्जी को बढ़ा रहे हो। तो मैं आगे बढ़ा बच्चों, मैंने आपको बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जो कि एक मिनट थोड़ा सा रोको प्लीज़, ये ना ऐसे कुछ ढंग से काम नहीं कर रहा। मैंने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो आपने कहा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ, उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। मैंने कहा फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं, आपने कहा यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब अपनी एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर हो जाते हैं, न्यूक्लियस के इफेक्ट से बाहर हो जाते हैं, फील्ड से बाहर हो जाते हैं, तो उसी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में ऐसी नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में पाए जाते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग जो हीट होती है वो इतनी कैपेबल होती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेज सके। फिर मैंने बोला कि चलो आपने एटम से बाहर निकाल दिया, लेकिन अगर मटेरियल से भी बाहर निकालना है हमें सरफेस से, क्या करोगे, आपने कहा इसे तो हम इलेक्ट्रॉन इमिशन कहते हैं। इसके लिए हमें 4 तरीके लगेंगे, थर्मियोनिक इमिशन लगेगा, फील्ड इमिशन लगेगा, सेकेंडरी इमिशन लगेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन लगेगा। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कराना है तो एक इंसिडेंट रेडिएशन आपको डालना पड़ेगा किसी मेटेलिक सरफेस पर, उससे इलेक्ट्रॉन निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। निकल तब सकता है जब आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ज़्यादा होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो मैंने आपको समझाया। फिर वहीं पे मैंने आपको वर्क फंक्शन समझाया कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इजेक्ट आउट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। उसके बाद जब आपने ये भी पढ़ लिया, वर्क फंक्शन पढ़ लिया, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंटेंसिटी बढ़ने पर फोटो करंट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने पर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से करंट बढ़ता है, फोटो करंट। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि फ्रीक्वेंसी का फोटो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहे घटती रहे कोई फर्क नहीं पड़ा उसको करंट को। फिर मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल के साथ कैसे ये वेरिएशन शो करता है, तो मैंने आपको बताया स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कि जैसे आप रिटार्डिंग पोटेंशियल, डिमोटिवेटिंग पोटेंशियल लगाते रहते हो, पोटेंशियल लगाते रहते हो तो रिपेल होता है इलेक्ट्रॉन और फोटो करंट कम होता रहता है। लेकिन एक ऐसी लिमिट आती है कि आप उसे इतना कम कर देते हो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जेटिक जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, फोटो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, वो भी रुक जाता है। तो हम कहते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल में ऐसा हुआ उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कह देते हैं, तो वो घटना भी वहाँ पर हो जाती है। उसके बाद बच्चों फिर मैंने आपको डिफरेंट ग्राफ्स बताया और मेरे ख्याल से चैप्टर खत्म हो गया। तो इतना ही चैप्टर होता है 5-10 मिनट। जब भी मैं रिवीजन कराता हूँ बच्चों को ऐसे ही हवा में बोलता हूँ, उसके बाद सीधे क्वेश्चन चालू करता हूँ, 5-10 मिनट में रिवीजन होता है। अभी के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा नीचे कमेंट सेक्शन जरूर बताओ, अपना जो भी नेक्स्ट चैप्टर में आपको डाउट हो रहा है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो, और इन लेक्चर्स की उपयोगिता को थोड़ा सा समझो। जहाँ पे भी डाउट हो रहा है मैं मैक्सिमम पॉसिबल कोशिश करता हूँ कि कुछ चीज़ें रह जा रही हो तो मैं बताऊँ, क्योंकि फिर ज़्यादा वेज नहीं होते हमारे पास पूछने के, 2 वे कम्युनिकेशन उतना होता नहीं रिकॉर्डिंग्स में। तो मैं कोशिश करता हूं कि जितनी बातें हो सके हो जाएं यहीं पर पे, बट स्टिल मैं ये मानता हूं कि बहुत सारी बातें ऐसी रह भी सकती हैं जो मुझे लगा हो कि ये इजी है, नहीं बतानी चाहिए, या मेरे दिमाग में नहीं है, या बतानी चाहिए, आपका डाउट हो सकता है, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करो। जहां पर ऐसे जेन्युइन डाउट लगता है मैं प्रॉपर बैठ करके कोशिश करता हूं कि वो चीज़ों को रिजॉल्व करूं लिख करके, और इसी के लिए मैंने PDF जो देता हूं वो भी मैं इसी फॉर्मेट में लिखता हूं, ऐसे टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं लिखता, वैसी लैंग्वेज में लिखता हूं, हमारी घरेलू वाली लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को नोट्स पढ़कर भी समझ में आ पाए। वो नोट्स वैसे नोट्स होते हैं, तो टेलीग्राम से आप ले सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।